Hello everyone, welcome again to today's live session. This is Swati ma'am and very good evening to all of you. Vanshu, hello ma'am. Hello बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? काफी टाइम के बाद आप मुझे दिखे हो लाइव में. वैसे तो मैं भी काफी टाइम के बाद ही आई हूँ, 2-3 दिन से लाइव. PYQs कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के. ठीक है, चलो अब जो 2025 में क्वेश्चंस आए थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से, वहीं से शुरू कर रहे हैं. 2025 से फिर हम बैकवर्ड चलेंगे. ठीक है, 2025 का क्वेश्चन है बेटा आपका. क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछा है जीन आर एंड वाई, जीन आर एंड जीन वाई फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो कर रही है इफ कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रोड्यूस राउंड येलो सीड्स एंड स्मॉल वाई प्रोड्यूस रिंकल्ड सीड्स. व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन. तो यहाँ पर F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? बहुत सिंपल से सवाल पूछा था ये तो 2025 में. ठीक है ना, सिंपल, हमारी एनसीईआरटी में एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है. यहाँ पर सिंबल भी चेंज नहीं किया इन्होंने, कैपिटल आर कैपिटल वाई. ठीक है, तो इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका क्रॉस हुआ है बेटा स्मॉल आर स्मॉल वाई. ये राउंड एंड येलो सीड्स को बना रहा है, इधर वाले जीन रिंकल्ड सीड्स बना रहे हैं, ग्रीन और रिंकल्ड सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा कि F2 जनरेशन में इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा. F1 में तो हमें सारे के सारे कैसे मिलेंगे, राउंड एंड येलो मिलेंगे, और F2 में जो इनका फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा बेटा वो मिलेगा हमें 9:3:3:1. ठीक है, उसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट. यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट. पॉलीजेनिक ट्रेट के लिए पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पूछा. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलीजेनिक ट्रेट क्या होता है. पॉलीजेनिक ट्रेट का मतलब होता है कि कई सारे जीन्स किसी ट्रेट को, कई सारे जीन, मल्टीपल जीन्स, ठीक है ना, मल्टीपल जीन्स किसी एक सिंगल ट्रेट को कोड कर रहे हो. ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक ट्रेट. ठीक है ना, और ऐसा हमें मेंडल ने तो नहीं बताया था, मेंडल ने तो इस चीज की बात ही नहीं की थी. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट. यहाँ पे ऑप्शन दिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न होगा, या फिर मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न है, या ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न है, या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं. ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं. ठीक है ना, मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑलरेडी इसने दे दिया है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न. सानिया नाज, हेलो मैम. हेलो बेटा, इसका सेकंड का बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न. ठीक है, पॉलीजेनिक ट्रेट मेंडल ने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका 2025 नीट में पूछा गया बेटा, पैडिग्री का क्वेश्चन आपका आया नीट में. ठीक है, यहाँ पर इसने पूछा विद द हेल्प ऑफ गिवन पैडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट इन F3 जनरेशन में यहाँ पर चाइल्ड विल बी नॉर्मल, डिजीज फ्री एंड ऑल्सो अ कैरियर. यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि जो F3 जनरेशन में, इन पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ था. ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में बताया नहीं था कि ये जो चाइल्ड हैं ये कैसे होंगे. ठीक है ना, यहाँ पर इनमें ये पूछा था कि यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो डिजीज फ्री हो और कैरियर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी थी इस क्वेश्चन में. ठीक है ना, और बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ सिंबल भी दिए हुए थे उन्होंने पेपर में, क्वेश्चन पेपर में कुछ सिंबल दिए हुए थे. ये मेल के लिए है, ठीक है, ये फीमेल के लिए है, ये फीमेल कैरियर के लिए है. ठीक है, ये अफेक्टेड मेल के लिए है, इस टाइप से अफेक्टेड मेल के लिए है. ठीक है, और इस टाइप से सिंबल अफेक्टेड फीमेल के लिए है. ठीक है, तो जो इन्होंने ये सिंबल दिया था, ये वाला सिंबल, ठीक है ना, ये इस वाले सिंबल को आप याद रखना, ये हम स्पेशली यूज करते हैं सेक्स लिंक्ड के लिए. सेक्स लिंक्ड में भी मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज जो होती है उसके एक्स लिंक्ड कैरियर के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है ना, सेक्स लिंक्ड जो कैरियर होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं इस वाले डॉट वाले. प्रथम, हेलो हेलो बेटा. ठीक है, तो इससे हमें ये सिंबल देख के ही तो हमें पता चल रहा था कि जो ये पैडिग्री है वो कैसी है, वो एक्स लिंक्ड पैडिग्री है. ठीक है ना, एक्स लिंक्ड पैडिग्री है. दूसरी चीज अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, देखो यहाँ पर मदर अफेक्टेड है. ठीक है ना, यहाँ पर मदर अफेक्टेड है, और मदर अफेक्टेड होने के बाद में फादर नॉर्मल है. तो आपको पता है कि मदर में एक मदर अफेक्टेड है. ठीक है ना, सपोज करो ये मदर अफेक्टेड है. ठीक है, ये फिनोटाइप होगा, जीनोटाइप होगा उसका, और फादर नॉर्मल है, एक्स वाई नॉर्मल है. ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी डॉटर होंगी वो सारी की सारी बेटा कैरियर ही हो सकती हैं. यहाँ पर जो डॉटर होंगी वो कैरियर ही हो सकती हैं. देखो अब कैसे कैरियर हो रही है, क्योंकि यहाँ से मदर से एक एक्स जाएगा, दूसरा एक्स तो फादर से आएगा जो कि नॉर्मल है. ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आपकी डॉटर मिलेंगी वो कैरियर मिलेंगी. तो हमें यहाँ पर भी पता चल रहा है. उसके बाद में हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इस डॉटर से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है ट्रेट, सन के अंदर. ठीक है ना, डिजीज किसको जा रही है, सन को जा रही है. तो ये भी हमें पता चल रहा है कि ये ऑटोसोमल, इसका सेक्स लिंक्ड का एक रूल है. ठीक है ना, जिसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं कि डॉटर से जो मदर होगी, मदर से सन में जाता है और सन से फिर डॉटर में जाता है. ठीक है, तो इस टाइप से हमें पैडिग्री को भी हमें पता चल रहा है, और इनके सिंबल देख के भी हमें पता चल रहा था कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है.
ठीक है। अब एक्स लिंक के हिसाब से इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको एक्स लिंक के हिसाब से सोल्व करेंगे तो ये सब कैरियर है, तो इनका फिनोटाइप क्या होगा, ठीक है, सॉरी ये कैरियर है, ठीक है ना, तो एक ही आएगा। आप सी का भी यूज कर सकते हो बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, आप सी भी लिख सकते हो, मैं ए लिख रही हूँ, आप सी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर ये भी कैरियर है, ये अफेक्टेड है ना, तो यहाँ पे ये जीनोटाइप आ गए, ठीक है। उसके बाद में अब जो ये बच्चे हैं इनके जीनोटाइप आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे जीनोटाइप आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी, देखो कैरियर, एक कैरियर है यहाँ से, चलो मैं आपको सी से बता देती हूँ, कैरियर से आपको समझ में रहे आएगा, ठीक है ना, एक कैरियर है, ठीक है, और दूसरा जो मेल है वो अफेक्टेड है, ठीक है ना, मेल यहाँ पर अफेक्टेड है। तो यहाँ पर जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे बच्चे, देखो यहाँ पे आप गैमिट्स बना लो, दो गैमिट्स बनेंगे एक्स सी, क्योंकि बिल्कुल मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, यहाँ पर भी दो गैमिट्स बनेंगे और वाई, ठीक है ना। अब आप इनके बनाओ एक्स, ये क्या आया, डिजीज आया, ठीक है ना। अब इसके साथ में वाई, एक्स सी वाई, ये भी डिजीज आया। उसके बाद में एक्स, ये कैरियर, ठीक है, और ये यहाँ पे एक्स वाई, ये हमारा नॉर्मल आ गया, ठीक है ना। ये चीजें हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा इसने, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको बताना है कि जो नॉर डिजीज फ्री और वो कैरियर भी हो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पर जो डिजीज फ्री है और कैरियर भी है तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/4, ठीक है। तो इसका 1/4 आंसर है। ये तीन क्वेश्चन आए थे बेटा मॉलिकुलर से, आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 2025 के पेपर में, ये तीन क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर, ठीक है, ब्लैक सीड कलर। जो बच्चे लाइव हैं बेटा वो आप क्वेश्चन को पढ़ के आंसर भी कर सकते हो, आंसर बताओ जो बच्चे लाइव हैं कि इसका आंसर ये होगा, आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है, साथ साथ में। इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट सीड कलर, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ब्लैक सीड प्लांट, हमारे पास एक ब्लैक सीड प्लांट है, ठीक है ना, एक प्लांट है हमारे पास जिसके सीड कैसे हैं बेटा, ब्लैक कलर के सीड हैं, ठीक है। अब हमें इसका जीनोटाइप पता करना है, हमें ये पता है कि जो ब्लैक कलर है वो डोमिनेंट है, यानी कि जो इसका जीनोटाइप होगा वो कैपिटल बी भी हो सकता है और इसका जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि इसका जीनोटाइप है क्या, एग्जैक्ट इसका जीनोटाइप क्या है, ये है या फिर ये है। अब हमें इसका जीनोटाइप पता करना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम करते हैं इसके लिए टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना। जब जीनोटाइप पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि हम रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में मीटिंग करवाते हैं, ठीक है ना। किसके साथ में मीटिंग करवाते हैं बेटा, रिसेसिव पेरेंट के साथ में, है ना, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में यहाँ पे मीटिंग करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमें पता चलेगा कि हाँ इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल बी होगा या फिर स्मॉल बी कैपिटल बी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम रिसेसिव पेरेंट यहाँ पे कौन सा है, स्मॉल बी, तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है अ पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन, पिंक कलर का फ्लावर है स्नैपड्रैगन प्लांट्स वाज क्रॉस्ड विद अ रेड फ्लावर, ठीक है ना। पिंक फ्लावर है उसको किसके साथ में क्रॉस कराया है, रेड फ्लावर के साथ में क्रॉस करवाया है। वो टाइप ऑफ फिनोटाइप इज आर एक्सपेक्टेड इन एफ इन प्रोजेनी, यहाँ पे पिंक फ्लावर है, ठीक है ना। पिंक फ्लावर का जीनोटाइप क्या होगा, अब आपको जीनोटाइप देखो, ये किसका एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, रेड फ्लावर लिए थे, है ना, रेड फ्लावर लिए थे और व्हाइट फ्लावर लिए थे, ठीक है ना, उनका क्रॉस करवाया था तो हमें F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर मिले थे, रेड नहीं मिले थे, पिंक फ्लावर मिले थे, ऐसा पढ़ा था ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ठीक है। और जो इनका जीनोटाइप था वो क्या था, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर जीनोटाइप था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, ए पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विद अ रेड फ्लावर, ठीक है ना। तो पिंक फ्लावर का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको किसके साथ में क्रॉस करवाया है, स्मॉल आर रेड फ्लावर के साथ में, यानी कि कैपिटल आर और कैपिटल आर के साथ में क्रॉस करवाया है। तो अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो इनके बच्चे होंगे वो हमें कैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसका क्रॉस करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज मिलेगी आपको, कैपिटल आर मिलेंगे, ठीक है, कैपिटल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर और उसके अलावा आपको बेटा कैपिटल आर और स्मॉल आर, यही दो चीजें मिलेंगी, एक तो कैपिटल आर मिलेंगे और एक कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना। यानी कि आपको रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर प्लांट्स, यानी कि इसका आंसर आपका 4th हो जाएगा बेटा, यहाँ पे रेड और पिंक दोनों फ्लावर मिल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, यस नो कुछ तो बोलो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड, मैचिंग करनी है, ठीक है ना। इसके साथ में लिस्ट 1 है यहाँ पर और उसके साथ में लिस्ट 2 है, ये आपको मैच करना है। मैच द फॉलोइंग 2024 का ही क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हो ना कि मतलब क्वेश्चन इतने टफ भी नहीं होते हैं कि बच्चा सोल्व ना कर पाए।
तो टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या होता है, टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, क्या उनको क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि आर पे क्या आ जाएगा, ए, एलील्स होते हैं। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, जब F1 प्रोजेनी का होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, मतलब कि हम टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है ना, क्या करवा रहे हैं, रिसेसिव पेरेंट की बात की है, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट की बात की है, तो मतलब टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं, तो बी, ये हो गया आपका बी। उसके बाद में क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट, अब यहाँ पर हम किसी भी पेरेंट के साथ में F1 जो प्रोजेनी है उसका किसी भी पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो उसको, उसके लिए हम यूज करते हैं बेटा बैक क्रॉस, ठीक है ना, क्या यूज करते हैं, बैक क्रॉस यूज करते हैं, यानी कि सी, ये हो गया हमारा सी, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन प्लांट, उसके लिए यूज करते हैं प्लॉइडी, डी, यहां तक क्लियर है। अब ये देखो बैक क्रॉस, बैक क्रॉस ही दो टाइप का होता है, ठीक है ना, जो बैक क्रॉस होता है किसी भी पेरेंट के साथ में, अगर हम F1 प्रोजेनी का किसी भी पेरेंट के साथ में क्रॉस करवा रहे हैं तो उसको हम बैक क्रॉस बोलते हैं। बैक क्रॉस दो टाइप का होता है, एक तो होता है टेस्ट क्रॉस और एक होता है आउट क्रॉस, है ना, एक होता है आउट क्रॉस और दूसरा होता है आपका टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना। टेस्ट क्रॉस को हम यूज करते हैं जीनोटाइप, जब भी हमें जीनोटाइप का पता करना होता है तो हम टेस्ट क्रॉस का यूज करते हैं। हमारी एनसीईआरटी में टेस्ट क्रॉस को काफी प्रेफरेंस दी गई है, टेस्ट क्रॉस के बारे में, और टेस्ट क्रॉस से काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ए से आर, अच्छा ठीक है, तो इसका आपका फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए आर और किसी में है ही नहीं ए से, ठीक है, तो इसका आंसर आपका 1 हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बताते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको बताना है और यहाँ पे आपको मोस्ट, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर्स भी बताना है। लॉ ऑफ बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात की गई है, उससे रिलेटेड मुझे बताओ कि क्या सारी स्टेटमेंट ये करेक्ट हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट दी है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड बोथ द फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन F1 जनरेशन, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हाँ बेटा बिल्कुल करेक्ट है। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट, बिल्कुल एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है, और जो F1 प्रोजेनी होती है उसके अंदर हमें दोनों फैक्टर्स दिखाई देते हैं लेकिन एक्सप्रेस एक ही करता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। उसके बाद में एलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर्स एज सच इन F1 जनरेशन, देखो एलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन, ये स्टेटमेंट तो गलत होगी ना, एलील्स तो एक्सप्रेशन शो करते हैं ना, ठीक है ना, तो उसके बाद में स्टेटमेंट सी क्या है, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर इन डिप्लॉयड इंडिविजुअल, जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो फैक्टर्स होंगे वो पेयर्स में होंगे, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टर, क्योंकि मेंडल ने फैक्टर ही वर्ड यूज किया था, उन्हें जीन का तो पता नहीं था तो उन्होंने फैक्टर का ही यूज किया था। उसके बाद में द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब यहाँ पर सिर्फ आपका बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, केवल ए सी डी एंड ई, ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज, यहाँ तक समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड को आप, ये भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन आपका, ठीक है, इसमें क्या पूछा है, यहाँ पे लिस्ट 1 दे रखी है डाउन सिंड्रोम, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया एंड क्लिनीफेल्टर, ठीक है, यहाँ पर लिस्ट 2 दी गई है, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है 21st क्रोमोसोम पे, ठीक है, यानी कि ये हो गया ए आपका। उसके बाद में अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया और क्लिनीफेल्टर में क्या है आपका एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना, इसका डी हो गया। ये बेटा आपको याद रखना है कि जो बीटा थैलेसीमिया होता है उसकी जो डिफेक्ट आता है वो 16 क्रोमोसोम पे, और अल्फा थैलेसीमिया आपका 11th क्रोमोसोम पे होता है, ठीक है ना, तो सी का आपका हो जाएगा सी, अल्फा थैलेसीमिया का यहाँ पे सी, और बीटा थैलेसीमिया ये हो गया आपका, और अल्फा थैलेसीमिया हो गया 11th क्रोमोसोम पे, करेक्ट है क्या, ये हो गया बी, ये आंसर हो जाएगा इसका। बताओ मेरे को करेक्ट किया है क्या, अल्फा बीटा थैलेसीमिया 16 पे मुझे जैसे याद आ रहा है, और अल्फा थैलेसीमिया 11th क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन मैच करो कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए आर, यहाँ पर भी ए एक ही इसमें है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारे भी मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी पॉजिटिव है, ये बी पॉजिटिव, फादर यहाँ पर फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पर ए पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे ए पॉजिटिव है, और चाइल्ड का बेटा ओ आता है, ठीक है, देयर रेस्पेक्टिव जीनोटाइप कैन बी, तो उनके जो जीनोटाइप हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो।
बच्चे का जीनोटाइप, बच्चे का जो बच्चा चाइल्ड है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। ओ ब्लड ग्रुप होने के लिए जीनोटाइप क्या होना चाहिए? आई और आई, यानी कि दोनों क्रोमोसोम्स पे आई, स्मॉल आई प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटी है जब बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा, ठीक है ना। ओ होने के लिए बच्चे का जीनोटाइप क्या होना चाहिए? आई आई, ठीक है ना। अब इसके लिए जो इसकी मदर है, जो फादर है, फादर का जीनोटाइप बी पॉजिटिव है, ठीक है ना। और मदर का जीनोटाइप, सॉरी मदर का ब्लड ग्रुप, फादर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये था बेटा यहाँ पर, मदर का ए पॉजिटिव है और फादर का बी पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पर पॉसिबल जीनोटाइप बताने थे कि यहाँ पे क्या क्या जीनोटाइप हो सकते हैं। देखो, जब ब्लड ग्रुप ओ है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, यानी कि जीनोटाइप आई आई, यानी कि इस बच्चे को एक आई मदर से मिला होगा और एक आई फादर से मिला होगा, स्मॉल आई, ठीक है। तो यहाँ पर अब बी, फादर का अगर ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव होने के लिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये हो, ठीक है, या तो ये कंडीशन हो या फिर ये कंडीशन हो। दोनों सिचुएशन में ब्लड ग्रुप बी हो सकता है ना। बट हमें क्या पता चल रहा है कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, यानी कि आई आई है। इससे हमें पता चल रहा है कि फादर का ब्लड ग्रुप एक आई, तो फादर से आया होगा ना, तो फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा? आई बी आई, स्मॉल आई, ठीक है ना। इसी तरीके से एक आई मदर से भी मिला है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि जो मदर का भी जीनोटाइप होगा वो आई ए आई होगा, ठीक है ना। ये फादर का जीनोटाइप होगा, ये मदर का जीनोटाइप होगा, ठीक है। और बच्चे का जीनोटाइप, फिर बच्चे का जीनोटाइप हमें पता ही चल रहा है आई और आई। ये पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पर। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई है मेरे से टाइपिंग में, मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या पूछा है, ठीक है ना। इसके ऑप्शंस भी गलत हो रखे हैं बेटा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो फादर का जीनोटाइप होगा, फादर का जीनोटाइप यहाँ पर आई बी आई होगा, मदर का जीनोटाइप आई ए आई होगा, और जो बच्चा है उसका जीनोटाइप आई आई। क्लियर हुआ क्या? कुछ तो हाँ नहीं हुआ, कुछ तो बोल दिया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड। यहाँ पर टाइप ऑफ क्रॉस दे रखे हैं और इधर टाइप ऑफ, यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो दे रखे हैं, ठीक है। टाइप ऑफ क्रॉस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और टेस्ट क्रॉस है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1। डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो होता है 9:3:3:1, ठीक है। उसके बाद में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो फिनोटिपिक रेशियो होता है बेटा 1:2:1, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद में टेस्ट क्रॉस का आपका हो जाएगा 1:1। अगर टेस्ट क्रॉस हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है मतलब हम एक ही कैरेक्टर को लेकर, हम ट्रेट को लेकर हम बात करें तो 1:1। ऐसा नहीं है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी हम टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं, तो वहां पे 1:1:1:1 4 बार 1:1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट क्रॉस का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी, टेस्ट क्रॉस हमेशा 1:1। टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होता है हमेशा 1:1 ही होता है। चलो ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ए आर, सब में ए आर ही आ रहा है सब में, हाँ। बी बी एस सी क्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th, a heterozygous pea plant with violet flower was crossed with homozygous pea plant with white flower. Violet is dominant over white. Which one of the following represent the expected combination among 40 progenies formed? यहाँ पर क्या होगा, क्या पूछा इसने पूछा बेटा एक हेट्रोजाइगस पी प्लांट है, हेट्रोजाइगस पी प्लांट है विद वॉयलेट फ्लावर, ठीक है ना। वॉयलेट फ्लावर है और प्लांट कैसा है? हेट्रोजाइगस है, और इसका क्रॉस करवाया है, वाज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस पी प्लांट विद व्हाइट फ्लावर, ठीक है ना। जो, और ये भी बता दिया इसने कि जो वॉयलेट कलर है वो डोमिनेंट है व्हाइट के ऊपर, ठीक है ना। यानी कि जो व्हाइट है, ये व्हाइट कलर के फ्लावर का जीनोटाइप है जो कि रिसेसिव है, और कैपिटल डब्ल्यू और ये स्मॉल डब्ल्यू, तब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन बनी, ठीक है ना। तो ये हेट्रोजाइगस पी प्लांट है, इसका कलर कैसा है? वॉयलेट, डोमिनेंट एलील है ना यहाँ पर, तो ये तो हो गया वॉयलेट आपका, और ये हो गया आपका व्हाइट, ठीक है ना। इनके बीच में क्रॉस करवाया हेट्रोजाइगस, यहाँ पे इसने साफ साफ लिखा है हेट्रोजाइगस पी प्लांट विद वॉयलेट फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस पी प्लांट विद व्हाइट फ्लावर, ठीक है ना। इनके बीच में इसने क्रॉस करवा दिया, और इसने पूछा है कि अब हमें अगर इसकी जो प्रोजेनी मिलेगी उसमें हमें कितने इंडिविजुअल मिलते हैं? 40 प्रोजेनी मिलती है, मतलब 40 प्रोजेनी फॉर्म होती है, तो आपको बताना है कि कौन कौन से बनेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या 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 मिलेगा आपको? एक कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल, ये मिल जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या मिल रहा है कि आपको 50% तो आपको वॉयलेट फ्लावर मिल रहे हैं और 50% आपको कैसे मिल रहे हैं?
व्हाइट फ्लावर मिल रहे हैं, ठीक है ना। और टोटल कितने थे? 40 थे, यानी कि 20 हमारे कैसे हो जाएंगे? 20 वॉयलेट फ्लावर हो जाएंगे और 20 हमारे व्हाइट फ्लावर हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड। एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया किसी भी क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा है इन विच डिसऑर्डर change of single base pair in the gene for beta globin chain result in change of glutamic acid to valine, ठीक है। ऐसा किसमें होता है? यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा? सिंगल बेस पेयर चेंज हो रहा है बीटा ग्लोबिन चेन में, ठीक है ना। बीटा ग्लोबिन चेन कौन बनाता है? हीमोग्लोबिन बनती है इससे आगे, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में होती है बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? यहाँ पर इसके ग्लूटामिक एसिड से वेलिन बन जाता है, ठीक है ना। एक बेस पेयर का चेंज होता है क्योंकि जी जो कोडोन होता है वो ग्लूटामिक एसिड बनाता है और इसमें फिर जी बन जाता है, ठीक है ना। एक म्यूटेशन होने की वजह से यहाँ पे जी बन जाता है, जिससे कि क्या होता है? यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बन रहा था लेकिन अब यहाँ पर वेलिन बनने लग जाता है, और जिसकी वजह से क्या डिसीज होती है? सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? सर्टेन होमोजाइगस फॉर येलो सीड, a certain plant homozygous for yellow seed and red flower was crossed with a plant homozygous for green seed and white flower. The F1 plant had yellow seeds and pink flower. F1 plant were self to get F2 progeny. Assuming independent assortment of two characters, how many phenotypic categories are expected for these characters in the F2 generation? क्या पूछा है बेटा इस क्वेश्चन में? 2023 में पूछा गया था मणिपुर वाले पेपर में। इसमें इन्होंने पूछा है कि एक तो इन्होंने होमोजाइगस लिया है येलो सीड एंड रेड फ्लावर, ठीक है ना, यानी कि वाई और कैपिटल आर रेड फ्लावर, ठीक है ना। और इसका क्रॉस इन्होंने करवाया है, किसके साथ में क्रॉस करवाया है? अ प्लांट होमोजाइगस फॉर ग्रीन सीड एंड व्हाइट फ्लावर। ग्रीन सीड के लिए स्मॉल वाई और व्हाइट फ्लावर के लिए स्मॉल आर, ठीक है। ये यहाँ पे क्रॉस हुआ है। तो आपको पता है कि जो आपके रेड फ्लावर थे और व्हाइट फ्लावर थे, जो कि हमने स्नैपड्रैगन में देखा था, वहां पे क्या शो हुआ था? इसने बोल भी दिया। और F1 में कैसे मिलते हैं? पिंक फ्लावर मिलते हैं और येलो सीड मिलते हैं, ठीक है ना। ये तो डोमिनेंट वाला ही केस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। बट जो कैपिटल आर रेड और व्हाइट फ्लावर हैं, ये आगे क्या शो कर रहे हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं, ठीक है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। और अब इन्होंने बोला कि F2 जनरेशन में हमें कितने टाइप के यहाँ पर फिनोटाइप मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसको आप सेपरेट करो, ठीक है ना। अगर मैं क्रॉस करती हूँ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का क्रॉस करवाती हूँ, तो आपको यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलता था? 3:1 मिलता था ना। यानी कि आपको कैसे मिलते थे? डोमिनेंट राउंड और ग्रीन मिलेंगे, ठीक है ना। 3 राउंड और 1 ग्रीन, इसी तरीके से मिलते थे ना, 3:1। और अगर मैं इसकी बात करूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, मतलब यहाँ पर टोटल कितने फिनोटाइप मिले? यहाँ पर टोटल बेटा 2 फिनोटाइप मिले। इसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता था? 1:2:1, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर हमें कितने फिनोटाइप मिले? यहाँ पर हमें मिले 3 फिनोटाइप, ठीक है ना। इधर हमें 2 फिनोटाइप मिले, इधर हमें 3 फिनोटाइप मिले। तो अब हमें इनकी F2 जनरेशन के फिनोटाइप बताना है, क्योंकि यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो आप 2 × 3, तो आपको यहाँ पर जो टोटल फिनोटाइप्स मिलेंगे F2 जनरेशन में वो आपके 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा बेटा। क्लियर है कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के रेस्पेक्ट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देयर इज अ चेंज इन जीन ऑफ बीटा ग्लोबिन। इज द बीटा ग्लोबिन देयर इज वेलिन टू इन द प्लेस ऑफ लाइसिन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज इन द नॉर्मल जीन यू इज रिप्लेस्ड बाय ए। देखो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, ठीक है ना। इसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल। बीटा ग्लोबिन की जो जीन होती है उसी में चेंज आता है। यहाँ पर सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी बी है, यहाँ पे बोला कि इसने वेलिन इन द प्लेस ऑफ लाइसिन, गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे जो वेलिन आती है वो किसके प्लेस पे आती है? ग्लूटामिक एसिड के प्लेस पर आती है। अगर यहाँ पे ग्लूटामिक लाइसिन की जगह ग्लूटामिक एसिड होता तो फिर सही हो जाता। उसके बाद में इन द जीन यू इज रिप्लेस्ड बाय ए, ये भी गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया। क्या बोला था मैंने? जी से जी यू
जी बन जाता है, ठीक है ना। इन द नॉर्मल जीन यू, इसने नॉर्मल जीन में यू बोला है, इज रिप्लेस्ड बाय ए, उल्टा बोल दिया बेटा इसने, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो गई है। तो आपकी एक तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरी आपकी सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 12। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रास ओपर के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट है इट इज एन एग्जांपल ऑफ फीमेल हेटेरोगैमिटी। क्या ये फीमेल हेटेरोगैमिटी का एग्जांपल है? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। फीमेल हेटेरोगैमिटी, अगर आप ग्रास ओपर के सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करो तो सेक्स क्रोमोसोम कैसे होते हैं? फीमेल के अंदर XX होता है और मेल के अंदर X नोट होता है, ठीक है ना। तो हेटेरोगैमिटी किसके अंदर मिल रही है आपको? ये फीमेल ग्रास ओपर है और ये मेल ग्रास ओपर है, ठीक है ना। तो हेटेरोगैमिटी जो डिफरेंट गैमिट बनेंगे, हेटेरोगैमिटी किसको बोलते हैं? जैसे कि मेल के अंदर भी, ह्यूमन के मेल के अंदर भी हेटेरोगैमिटी होती है क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के स्पर्म्स बनते हैं। ऐसे ही ग्रास ओपर्स का जो मेल होता है उसके भी दो डिफरेंट टाइप के गैमिट्स बनते हैं, ठीक है। एक गैमिट ऐसा बनेगा जिसके पास में एक्स होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा, एक गैमिट ऐसा बनेगा जिसके पास में कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, ठीक है। तो फीमेल यहाँ पे इट इज एन एग्जांपल ऑफ फीमेल हेटेरोगैमिटी, तो फीमेल हेटेरोगैमिट का एग्जांपल नहीं है, यहाँ पे मेल हेटेरोगैमिटी ही होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई। मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट्स आइदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। मेल यहाँ पे दो टाइप के गैमिट प्रोड्यूस करेगा, एक गैमिट ऐसा होगा जिसके पास में एक्स क्रोमोसोम होगा, एक गैमिट ऐसा होगा जिसके पास में एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि ऑटोसोम्स एंड एक्स क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। यहीं से आपको पता चल रहा है कि कैसे सेम हो सकते हैं। मेल और फीमेल में टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम का नंबर सेम नहीं हो सकता है। जितने भी क्रोमोसोम फीमेल के अंदर होते हैं उससे एक कम आपको मेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई। ऑल एग्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑटोसोम्स, जितने भी ऑल एक्स बियर एंड एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑटोसोम्स, बिल्कुल ऑटोसोम्स के साथ साथ में जितने भी एक्स वो होंगे उनके उनके पास में ऑटोसोम्स होंगे और प्लस एक एक्स क्रोमोसोम होगा सभी एग में, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे ये स्टेटमेंट यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपकी बी एंड डी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन है, मणिपुर वाले पेपर में आया था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। which one of the following symbols represent mating between relatives in human being। रिलेटिव्स के बीच में शादी हो रही है, ठीक है ना, जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनके बीच में शादी हो गई है। तो कौन सा सिंबल है जो इस चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपका ये फोर्थ सिंबल है, ठीक है ना। जब भी मेल और फीमेल के बीच में ये दो लाइन आ जाए ना, हॉरिजॉन्टल दो लाइन आ जाती है, तो इसका मतलब होता है बेटा मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटिव, ठीक है ना, यानी कि जो क्लोजली रिलेटिव हैं उनकी शादी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको पता ही है यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मल मेल है, ये नॉर्मल फीमेल है, इनसे अफेक्टेड बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है। ये सिंबल अफेक्टेड मेल का है, ये सिंबल अफेक्टेड फीमेल का है, ये सिंबल है अफेक्टेड यहाँ पे दिया है अनस्पेसिफिक सेक्स के लिए होता है, ठीक है। ये मेल नॉर्मल फीमेल इनकी शादी हो गई, यहाँ पे क्लोजली रिलेटिव की शादी हुई है, ठीक है। तो यहीं पे क्लोजली रिलेटिव ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। Next, frequency of recombination between gene pair on same chromosome as a measure of the distance between genes to map their position on chromosomes was used for the first time by किसने? frequency जीन फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और जीन मैपिंग की बात किसने की थी? बेटा सबसे पहले ये बातें की थी एल्फ्रेड स्टुडवेंट ने सबसे पहले, ठीक है ना, जो कि किसका स्टूडेंट था? टीएच मॉर्गन का स्टूडेंट था ये, ठीक है ना। टीएच मॉर्गन जो कि जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, ठीक है। तो इन्होंने फिर लिंकेज के बारे में बताया था टीएच मॉर्गन ने, और इन्हीं का स्टूडेंट था एल्फ्रेड। इन्होंने बात की थी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की और जीन मैपिंग की, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम की रिगार्डिंग यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, हाँ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन, नहीं इसने तो डाउन सिंड्रोम दिया था, ठीक है ना, इसने तो डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था, डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर किया था। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड, बिल्कुल ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। मस्कुलिन के साथ साथ में यहाँ पर फेमिनाइन कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। द अफेक्टेड, क्योंकि इसका जो फिनोटाइप जीनोटाइप होता है वो क्या होता है बेटा? एक्स वाई, ठीक है ना, मतलब मेल है उसके पास में एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया है क्रोमोसोम। यहाँ पे ये किसका एग्जांपल है? ये ट्राइसोमी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हुई है? ट्राइसोमी 2n+1। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड, नहीं ये डाउन सिंड्रोम में होता है, ये भी नहीं। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, ये यहाँ पर सही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी एंड ई, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, ब्रॉड पाम एंड विद सिंगल पाम इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, ये सीधे आपके जो
सिम्टम्स हैं किसमें देखने को मिलते हैं हमें, डाउन सिंड्रोम में, ठीक है ना। आपको जितने भी आपके डाउन 3 सिंड्रोम हैं आपके एनसीईआरटी में, डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, तो उन तीनों के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, द फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रेफर्स टू, प्लियोट्रोपिज्म दो चीजें होती हैं, आपने हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, एक तो प्लियोट्रोपी पढ़ते हैं और दूसरा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। प्लियोट्रोपी का मतलब होता है जब सिंगल जीन मल्टीपल ट्रेट को कैरी करे, ठीक है ना, जब सिंगल जीन मल्टीपल ट्रेट जब सिंगल जीन बेटा मल्टीपल ट्रेट्स को कोड करे, ठीक है ना, रेगुलेट करे, तो उसी को हम प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक है। और जब मल्टीपल जीन किसी एक ट्रेट को रेगुलेट करे, जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर है, उसके लिए जहां पे हमें एडिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है, उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बोला था फिनोमेना ऑफ प्लियोट्रोपी रेफर्स टू प्रेजेंस ऑफ टू एलील्स ईच ऑफ द टू जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल ट्रेट, अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, मोर देन टू जीन्स अफेक्टेड अ सिंगल कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल क्रॉसओवर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, X note type of sex determination can be found in, क्वेश्चन नंबर 18, X note type of sex determination can be found in, किसमें मिलता है, एक्स नोट ग्रास ओपर में, ठीक है ना, ग्रास ओपर के अंदर होता है एक्स नोट, अभी पढ़ा ना हमने, सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड एक्स फीमेल में और एक्स नोट ग्रास ओपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट 1, मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट एंड प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और दूसरी स्टेटमेंट है 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट वर सीड शेप एंड कलर, फ्लावर कलर, पोड शेप एंड पोड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। ये 7 कैरेक्टर्स के ऊपर मेंडल ने बात की थी, ठीक है। और ऊपर इसने दिया है कि मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इन पी एंड प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसने पूछा है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है बेटा, ठीक है ना, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, which of the following occurs due to the presence of autosomes linked dominant trait, which of the following occurs due to the presence of autosome linked dominant trait, autosome linked dominant trait यहाँ पर कौन सा है, यानी कि autosomal dominant trait की बात हो रही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। एक ही आपके एनसीईआरटी में ये ट्रेट गिवन है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, जिसमें इसमें क्या होता है बेटा, जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, मसल्स यहाँ पर वीक हो जाती है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में, ठीक है। थैलेसेमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, थैलेसीमिया कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। सिकल सेल एनीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, और हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रोफी 2022 का क्वेश्चन है। अंकित मैम आई हैव अ क्वेश्चन, ओके बेटा क्या क्वेश्चन है पूछो। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है बेटा, यहाँ पर भी आपको असर्शन और रीजन दिया हुआ है, ठीक है ना। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम, रीजन क्लोजली रिलेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। देखो दो स्टेटमेंट दिए बेटा, जो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन्होंने दिया था, तो अगर जो क्रोमोसोम है क्लोजली रिलेटेड होते तब ऐसा नहीं हो पाता, तब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं होता है, ठीक है ना। क्लोजली रिलेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई है, ठीक है ना। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली रिलेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। अंकित थैलेसीमिया वर्सेस सिकल सेल एनीमिया डिफरेंस, थैलेसीमिया बेटा इसके लिए मैं आज ही एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूंगी, थैलेसीमिया। और यहाँ पे जो थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया के अंदर एक तो जो बीटा चेन होती है, बीटा ग्लोबिन और अल्फा ग्लोबिन दोनों में डिफेक्ट आता है, ठीक है ना।
वैसे दोनों ही एनीमिया है, थैलेसीमिया भी एक एनीमिया है, यहाँ पर भी ब्लड की कमी होती है, सिकल सेल एनीमिया में भी ब्लड की कमी हो जाती है। असर्शन 1 और रीजन, इसमें यहाँ पे जो असर्शन है बेटा, यहाँ पर ये असर्शन यहाँ पर इनकरेक्ट, ये करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, question number 22, the recombination frequency between the genes A and C is 5%, B and C is 15%, B and D is 9%, A and B is 20%, C and D is 24%, and A and D is 29%. What will be the sequence of these genes on a linear chromosome? ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है कि लीनियर क्रोमोसोम पे इनकी सीक्वेंस क्या होगी, इन जीन्स की सीक्वेंस क्या होगी। तो कैसे हम पता कर सकते हैं बेटा, इसने क्या दिया है, सबसे पहले तो ए और सी के बीच में 5% है, बी और सी के बीच में 15% है। आप कैसा करो, आप क्या कर सकते हो उसमें, सबसे पहले जिनके बीच में सबसे ज्यादा स्पेस है उन जीन्स को ले लेते हैं, जैसे कि ए एंड डी में 29%, यानी कि 29 सेंटीमोर्गन एक दूसरे से दूर हैं ये, ठीक है ना, यानी कि ये ए और डी, ठीक है, ए हो गया, डी, इनके बीच में कितनी है, 29%, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि 24% है सी और डी के बीच में, ठीक है ना, सी और डी के बीच में 24%, मतलब सी कहीं यहाँ पर है, इनके बीच में अब 24% है, 24%, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने दिया है ए और बी के बीच में 20% की है, ठीक है ना, ए और बी के बीच में, मतलब ए और बी कहीं यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर बी है, इसके बीच में 20% है, ठीक है। आप इसको अब मैच भी कर सकते हो, ठीक है ना। ए और सी के बीच में कितनी रह गई, यहाँ पे ए सी और डी के बीच में कितनी, 24 और टोटल 25, यानी कि यहाँ पे कितनी आ गई, ऑटोमेटिकली आ गई ना यहाँ पे 5%। इस तरीके से ये सारी आपकी मैच हो जाएंगी, ठीक है ना, सी और डी के बीच में, बी और सी के बीच में 15%, आप इन्हें मैच करोगे तो आपकी सारी इसी तरीके से मैच हो जाएंगी बेटा, ठीक है ना। और इसका आंसर आपका हो जाएगा ए के बाद में सी के बाद में बी और बी के बाद में डी, यानी कि फर्स्ट आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल, यहाँ पे इसने पूछा है कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। इसने क्या बोला है, एक कलर ब्लाइंड फीमेल है, मतलब कि कलर ब्लाइंड फीमेल है, ठीक है, और जो इसकी शादी हुई है, जिस मैन से इसकी शादी हुई है, जिस मैन से इसकी शादी हुई है, उसकी मदर हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, और इसकी मदर भी बेटा कलर ब्लाइंड थी, इसकी मदर भी क्या थी, कलर ब्लाइंड। अंकित प्लीज, मैम प्लीज आंसर इन यस और नो ओनली। बेटा यस और नो में किसका आंसर पूछ रहे हो आप, थैलेसीमिया वर्सेस सिकल सेल एनीमिया डिफरेंस, इसके डिफरेंस की शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड की है 6:45 पे, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना। अभी ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 23 में इसने पूछा है जो कलर ब्लाइंड फीमेल है उसकी शादी हुई है मैन से जिसकी जिसकी जो मैंने उसकी मदर कलर ब्लाइंड थी, यानी कि उसकी मदर अगर कलर ब्लाइंड है तो जो उसका बेटा होगा वो भी कलर ब्लाइंड ही होगा, उसका बेटा भी कैसा होगा, कलर ब्लाइंड ही होगा, क्योंकि दोनों एक्स म्यूटेटेड हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंड बच्चा होगा। अब इन्होंने पूछा है ब्लाइंड व्हाट वाज द चांस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंडनेस, तो इनके जो बच्चे होंगे उनके कितने चांस होंगे कलर ब्लाइंड होने के, ठीक है ना, यानी कि ये हो गया यहाँ पर बेटा एक्स सी और वाई, ये जीनोटाइप हो गया दोनों का। तो अब आपको क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक्स सी एक ये मिलेगा, एक्स सी वाई, सारे सारे ही बच्चे 100% बच्चे आपके यहाँ पर कलर ब्लाइंड होंगे,
100% बच्चे यहाँ पर कलर ब्लाइंड होंगे बेटा, ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अ नॉर्मल गर्ल हुज मदर इज hemophilic marries a male with no enemies history of hemophilia. What will be the possible phenotype of the offspring? इनकी offspring के क्या phenotype होंगे? A normal girl whose mother is hemophilic. मदर कैसी है? hemophilic. A normal girl, ठीक है ना, इसकी मदर hemophilic है। A normal girl whose mother is hemophilic marries a male with no enemies history of hemophilia. What will be the possible phenotype of offspring? कैरियर ही होगी बेटा, और ये जो मेल है ये नॉर्मल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर यानी कि इसका जो जीनोटाइप होगा वो H ये होगा, ठीक है ना, और ये नॉर्मल है, इनकी तो कोई हिस्ट्री है नहीं, ठीक है, ये 1-on-1 क्लास जैसी ही है अल्तमश, 1-on-1 क्लास जैसी ही है ये जो भी यूट्यूब पे चल रही है। यहाँ पर अब किसी क्वेश्चन में पूछा है हीमोफिलिक डॉटर सन एंड हीमोफिलिक डॉटर सन एंड हीमोफिलिक, क्या कुछ मिस्टेक हुई है क्या इसमें? हीमोफिलिक सन एंड कैरियर डॉटर तो यहाँ पर कैरियर ही होंगी, डॉटर कैरियर होंगी और सन हीमोफिलिक होंगे, कुछ सन हीमोफिलिक होंगे, सारे सन भी हीमोफिलिक नहीं होंगे, कुछ सन हीमोफिलिक होंगे। हीमोफिलिक सन एंड कैरियर डॉटर, नॉर्मल डॉटर एंड नॉर्मल सन, नॉर्मल डॉटर और नॉर्मल सन भी होंगे, ठीक है, नॉर्मल सन एंड हीमोफिलिक डॉटर ये नहीं, ठीक है, बी और सी इसका आंसर हो जाएगा, आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 इसका आंसर करो। 25 क्वेश्चन नंबर 25, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस। इनकरेक्ट, यहाँ पर मेल और फीमेल अनअफेक्टेड है, बच्चा अफेक्टेड है, पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड, ठीक है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, अफेक्टेड इंडिविजुअल, फोर्थ में कंसेंजीनियस मेटिंग दे रखी है, सिंगल लाइन है, अगर यहाँ पर डबल लाइन होती तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होती, यहाँ पे सिंगल लाइन है तो यही यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, इससे पहले के क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है बेटा, इसने पूछा है द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय पेरेंट्स फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड। जब गैमेट्स बनते हैं उन गैमेट्स को मतलब हम जब गैमेट्स बनाते हैं तो उसको यूज करते हैं। जब विद्युत का आंसर आ गया है 26 का फर्स्ट पुनेट स्क्वायर, बिल्कुल इसका आंसर पुनेट स्क्वायर ही है, क्योंकि जहाँ पर हम गैमेट्स को किस तरीके से जो हमारे गैमेट्स फॉर्म हुए हैं और कौन कौन से पॉसिबल हमारे जाइगोट बनेंगे उसमें, ठीक है ना, वो हम पुनेट स्क्वायर से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाकी सारे तो उन्होंने कुछ भी दे रखा है, तो पुनेट स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन है, इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल both heterozygous and for sickle cell anemia gene what percentage of the progeny will be diseased। 2011 का क्वेश्चन है ये आपका, 2011 का नहीं होगा बेटे, 2021 का होगा, इतना पुराना तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था, ये 2021 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है, 2021 का क्वेश्चन है। इसने क्या पूछा है यहाँ पर, क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना, यानी कि जो फीमेल है वो भी हेट्रोजाइगस है, ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल डिजीज है, तो हेट्रोजाइगस यानी कि ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या क्या कितनी परसेंटेज मिलेगी, कितना आंसर आया विद्युत का 27 का सेकंड, 27 का सेकंड 50%। 50% कैसे बेटा, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दोनों सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना, ये वाली सिचुएशन होगी, तो यहाँ पर आपको गैमेट्स मिलेंगे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, एक गैमेट ये हो गया, एक ये हो गया, फिर इसके साथ में ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है बेटा, दोबारा से आप इसके गैमेट्स बनाओ, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो यहाँ पर आपको 25% ही तो मिलेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड, 25%। कैसे बता रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या? दोनों पेरेंट्स मेल और फीमेल हेट्रोजाइगस कंडीशन में है फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन, ठीक है ना, ये सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके यहाँ भी दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे आपके, कैपिटल ए स्मॉल ए, इधर भी दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है ना, क्या बनेगा कैपिटल ए, दूसरा क्या बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है ना, यहाँ पर भी कैपिटल ए स्मॉल ए और ये स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ पर 25% सिर्फ यही डिजीज आएगा ना, what percentage of progeny will be diseased पूछा है, तो डिजीज तो केवल यही हुआ ना यहाँ पर, तो स्मॉल ए वाली कंडीशन में डिजीज होगा क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है ये, ठीक है। बात समझ में आई? 25% कैसे होगा इसका आंसर, क्लियर है? 2021 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई, 2020 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द जीन आई दैट कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, किसकी रेफरेंस में बेटा, जीन आई दैट कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ 3 एलील्स, कोई भी पर्सन होगा उसके अंदर 3 एलील्स होती हैं, ठीक है ना। 3 एलील्स में से केवल किसी भी पर्सन के अंदर 2 ही एलील्स मिलेगी, बिल्कुल, क्योंकि हम कैसे ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉइड, हमारी सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, तो यहाँ पर 2 ही एलील्स मिल सकते हैं एक पर्सन के अंदर, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। आई ए एंड आई बी दोनों प्रेजेंट है और सेम टाइप के शुगर, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि जो आई है वो अपना अलग शुगर एक्सप्रेस करेगी, ये दूसरा करेगी, ठीक है ना। दोनों टाइप के, सेम टाइप के नहीं, दोनों टाइप के एक्सप्रेस होंगे। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द जीन आई हैज 3 एलील्स, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल। 28 का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूछी थी रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय मॉर्गन, बिल्कुल, टीएच मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी थी, किस पे काम किया था, ड्रोसोफिला के ऊपर, ठीक है ना, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला के ऊपर वर्क किया था इन्होंने, ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर, ठीक है ना। टीएच मॉर्गन ने, जहां पर जो सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, उसका एक्सपेरिमेंटल वर्क यहाँ पर मॉर्गन ने किया था, और उसी टाइम पर उसे लिंकेज भी देखने को मिला था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा है सिलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर, आपको करेक्टली मैच पेयर करने हैं, 2020 का क्वेश्चन है। फिनाइल कीटोन यूरिया एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, जो कि क्रोमोसोम 11, थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड, हीमोफीलिया वाई लिंक्ड। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्टली मैच पेयर कौन सा है, फिनाइल कीटोन यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। 30 का सेकंड, बिल्कुल, थैलेसीमिया एक एक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड डिजीज है, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो गई, तो यहाँ पर सिर्फ करेक्टली मैच क्या है, सिकल सेल एनीमिया, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग, क्वेश्चन नंबर 31 का भी आ गया आंसर, 31 का सेकंड, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर व्हिच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, ट्रू, हाँ बिल्कुल, 14 वेराइटीज ली थी, क्योंकि 7 कैरेक्टर्स थे और 7 के फिर 14 ट्रेट्स थे, तो 14 वेराइटीज यहाँ पर मेंडल ने ली थी, ठीक है, 14 ही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, 2020 का क्वेश्चन है। मतलब शुरुआत में जो क्वेश्चन थे वो थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड थे, थोड़े टफ थे, ठीक है ना, जैसे 2025 का भी, 2024 का भी। अब ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दी थी, सटन एंड बॉबेरी, ठीक है ना, फोर्थ हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 33, द नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात कर रही है, स्टडीड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट वाज, यहाँ पे कैरेक्टर्स की बात हुई, तो ट्रेट्स की बात हो रही थी, ठीक है ना। तो कैरेक्टर्स कितने हैं यहाँ पर, 7 कैरेक्टर्स हैं, 33 का सेकंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन है, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपी का एग्जांपल यहाँ पर क्या है, 34 का आंसर करो। प्लियोट्रोपी का एग्जांपल यहाँ पर क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, एबीओ ब्लड ग्रुप और स्किन कलर। और प्लियोट्रोपी क्या होता है, प्लियोट्रोपी क्या होता है, देखो इसका आंसर होगा बेटा आपका फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है ना। 34 का आंसर है आपका, 34 का फर्स्ट विद्युत ने आंसर कर दिया है, फिनाइल कीटोन यूरिया, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि प्लियोट्रोपी क्या होती है। दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक होती है पॉलीजेनिक, चलो मैं बता ही देती हूँ, एक होती है पॉलीजेनिक, एक होती है प्लियोट्रोपी, है ना। प्लियोट्रोपी में क्या होता है, जब, हाँ बिल्कुल, सिंगल जीन जब एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करती है तो उसको हम प्लियोट्रोपी बोलते हैं। पॉलीजेनिक जब मल्टीपल जीन्स किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है तो उसको पॉलीजेनिक बोलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट मैप यूनिट, यहाँ पर मैप यूनिट की बात हुई है, मैप यूनिट जिसको हम सेंटीमोर्गन बोलते हैं, इज एडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप्स, ठीक है। इसका मतलब मैप यूनिट सेंटीमोर्गन का क्या मतलब होता है, अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस्ड जीन रिप्रेजेंटिंग 10% क्रॉसओवर, अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस्ड जीन रिप्रेजेंटिंग 100% क्रॉसओवर। 35 का थर्ड, बिल्कुल, 1% ऑफ क्रॉसओवर को रिप्रेजेंट करती है, 1% ऑफ क्रॉसओवर को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1%। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, 1% होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये 2019 तक के आपके कुछ क्वेश्चंस थे पीवाईक्यूज, जो हमने प्रीवियस वीडियो में 25 क्वेश्चन किए थे और यहाँ पे हमने 35 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद के बेटा जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो पीवाईक्यूज नहीं है, बट मतलब आपकी एनसीईआरटी से अच्छे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पीवाईक्यूज नहीं है अभी, ठीक है।
When a violet flower of unknown genotype is crossed with a white flower, the progeny are violet and white is equal proportion. Then read the following statement. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी है तो आपको बतानी है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना? नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें बतानी है, ठीक है ना? अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपली अपना जो चार्ट होता है उसको ड्रॉ कर लो, ठीक है ना? व्हेन अ वॉयलेट फ्लावर ऑफ अननोन जीनोटाइप, वॉयलेट फ्लावर है, हमें नहीं पता कि इसका जीनोटाइप क्या है, हमें नहीं पता, जो वॉयलेट फ्लावर है इज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट फ्लावर, ठीक है ना? मतलब व्हाइट फ्लावर का जीनोटाइप तो आपको पता है ना, स्मॉल w और स्मॉल w होगा, लेकिन जो वॉयलेट फ्लावर है उसके दो जीनोटाइप हो सकते हैं ना, उसके जीनोटाइप कौन कौन से हो सकते हैं, या तो कैपिटल W स्मॉल w भी हो सकता है या फिर कैपिटल W, है ना? क्लियर है ये बात? अब द प्रोजेनीज आर वॉयलेट एंड व्हाइट इन इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है ना? अब ये बोल रहा है कि जो इसकी प्रोजेनी आई है वो 1 उसका रेशियो क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है, इक्वल प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, यानी कि वॉयलेट भी और व्हाइट फ्लावर दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसा कब होता है, अगर हम कैपिटल W लेंगे तब तो आएगा ही नहीं, सारे के सारे कैसे आएंगे, वॉयलेट आएंगे, ठीक है ना? तो व्हाइट और वॉयलेट कब आ सकते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में, जब हमारी जो वॉयलेट होगा वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, यानी कि कैपिटल W और स्मॉल w होगा, है ना? कैपिटल W और स्मॉल w होगा, तब हमें 50% हमारे वॉयलेट मिलेंगे, 50% हमारे कैसे मिलेंगे, व्हाइट मिलेंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पे दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, इसको क्या टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, हाँ तो बिल्कुल इसको टेस्ट क्रॉस ही बोलते हैं, और इसी से हम किसी भी F1 हो चाहे F2 हो उसका रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करवा के हम उसका जीनोटाइप चेक कर लेते हैं कि हमारा जो F1 जनरेशन है या F2 जनरेशन है उनका जीनोटाइप क्या है, ठीक है? क्योंकि हमें इसकी भी यहाँ पर भी हमें पता चला ना, यहाँ पर भी हमें जो प्रोजेनी मिली उसके बिहाफ पे हमें पता चला ना कि इसकी जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, दो हो सकते थे, दोनों में से कौन सा होगा, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस, होमोजाइगस तो नहीं हो सकता ना, हेट्रोजाइगस है अननोन फ्लावर, ठीक है? अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट एट F2 जनरेशन, फिनोटाइप थोड़े ना पता करते हैं, जीनोटाइप पता करते हैं, ठीक है ना? ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। इन टेस्ट क्रॉस वॉयलेट एंड वाटर व्हाइट फ्लावर इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग, ठीक है ना? ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर इसने पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन कौन सी होगी बेटा, एक तो आपकी बी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई और दूसरी आपकी डी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो गई, बी एंड डी, तो इसका सेकंड आंसर आ गया, ठीक है? विद्युत ने ऑलरेडी इसका आंसर कर दिया है, बी एंड डी यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है? समझ में आया ना क्वेश्चन? नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करो, कैसे करोगे, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2, इसको कैसे सोल्व करोगे, इफ आ पी प्लांट प्रोड्यूस कितने 2560 सीड्स इन F2 जनरेशन ड्यूरिंग अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ड्यूरिंग अ dihybrid cross between round yellow and wrinkled green plants, then how many seeds are wrinkled yellow, round yellow and wrinkled green respectively? तो यहाँ पर आपको इनका कितने टोटल सीड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, F2 प्रोजेनी के टोटल सीड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उनका आपको बताना है कि आपको wrinkled yellow और round yellow और wrinkled green कितने मिलेंगे, ठीक है ना? F2 जनरेशन में जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो हमें क्या रेशियो मिलता है, 9:3:3:1, ठीक है ना? यहाँ पर जो wrinkled and yellow, राउंड एंड येलो कितने मिलेंगे, राउंड एंड येलो मिलेंगे 9, लेकिन राउंड एंड येलो कितने मिलेंगे, 9 मिलेंगे, ठीक है ना? रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो 3 मिलेंगे, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन 1 मिलेंगे, ठीक है ना? ये टोटल 16 में तो होता है, ठीक है ना? ये कितने में से होता है, 16 में से होता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे आपके पास कितने प्लांट्स हैं टोटल 2560, ठीक है ना? तो अगर आपको इसमें से 9 में से निकालना है तो कैसे बताओगे, बताओ मेरे को आंसर कैसे निकालोगे इसका, डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1/9, सही कर रही हूँ क्या, बताना मेरे को इसकी क्या कैलकुलेशन आएगी। बताना बेटा मेरे को एक बार इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी। सेम ऐसे ही 2560 को 1/3 कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि और 1 नहीं, कुछ कुछ गलत लग रहा है मुझे इसमें, कुछ गलत लग रहा है, 9/16 बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हाँ कुछ गलत लग रहा है, 9/16 और 3/16 है ना, 9/16 2060, ठीक है ना, 3/16 2560 और 1/16 2560, ऐसे आप, ठीक है ना? हाँ अब इसका आंसर निकालो क्या आएगा, बताओ मुझे। कितना आंसर आएगा इसका, चलो कैलकुलेट कर लेना, वैसे इसका सेकंड आंसर है, ठीक है? देखो आपकी कैलकुलेशन से सही आ रहा है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, देखो एक बार कैलकुलेशन से सही आ रहा है क्या सेकंड आंसर इसका। सेकंड का 4th आ रहा है,
4th आ रहा है यहाँ पे आंसर सेकंड, इसमें आंसर सेकंड दिया, तो कुछ मिस्टेक की है क्या बेटा हमने फिर से? 9/16 मल्टीप्लाई 20/60। ये तो 1440 ही आएंगे, 1440। एक आएगा हमारा 3 डिवाइड बाय 16। सेकंड ही तो आ रहा है बेटा, सेकंड ही आ रहा है इसका आंसर। दोबारा से करो आप कैलकुलेशन, इसका आंसर सेकंड ही आ रहा है, फोर्थ नहीं आएगा। फोर्थ नहीं है, दोबारा से कैलकुलेशन करोगे ना तो सेकंड ही आएगा इसका आंसर। मैंने अभी कैलकुलेशन की इसकी कैलकुलेटर से, तो सेकंड ही आ रहा है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो अब। In a certain plants, red fruit is dominant over yellow fruit, and tallness is dominant over shortness. If a plant with capital R capital T small t genotype is crossed with a plant small t small t genotype, what will be the percentage of tall plant with red fruit in the progeny? इसमें क्या पूछा है अंकित? हेलो हेलो बेटा, ओके। रेड यहाँ पर क्रॉस किसके बीच में हुआ है? कैपिटल आर, क्या ना यहाँ, अच्छा थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया का आंसर मिल गया था। फिर से क्वेश्चन पूछने आ गया है, बिल्कुल पूछो बेटा अंकित। आपने शॉर्ट वीडियो देख ली थी थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया वाली? पहले तो मुझे ये भी बता देना, ठीक है। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे अपना। इन सर्टेन प्लांट्स रेड फ्रूट इज डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट। यहाँ पे जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट विद कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, जीनोटाइप इज क्लोज्ड विद अ प्लांट स्मॉल आर स्मॉल टी जीनोटाइप। अब इसने पूछा है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ टॉल प्लांट विद रेड फ्रूट। क्या परसेंटेज आएगी इसकी बताओ मेरे को, टॉल और रेड। बेटा इग्नोर नहीं कर रही हूँ अंकित, इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मैं तो खुद बोल रही हूँ कि पूछो क्या क्वेश्चन है आपका। मैं तो बता रही हूँ कि मैंने आपके आंसर की वो शॉर्ट वीडियो बनाई थी थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के डिफरेंस की, इग्नोर नहीं कर रही हूँ। बहुत बच्चे हैं ना यहाँ पर जैसे कि इग्नोर करूंगी जो मैं। इसका आंसर करो मेरे को 20, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो क्या होगा। कैसा लग रहा है ये आपको? हेट्रोजाइगस टेस्ट क्रॉस की तरह, ठीक है ना। तो 50-50% आ जाएंगे ना, 1:1 का रेशो आएगा, तो टॉल और रेड यहाँ पे हमें 50% मिलेंगे। टेस्ट क्रॉस वाली सिचुएशन है ये। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? बेटा देखो ये जो जीनोटाइप है यहाँ पर, ये किसका है? रेड और टोल का। ये रेड है और टोल है। इधर ये कैसे है हमारे स्मॉल आर के लिए? येलो और शॉर्ट, ये है येलो और शॉर्ट, ठीक है। रेड और टोल, येलो एंड शॉर्ट, ठीक है। अगर हम रेड और येलो का, एक बार आप ऐसे देखो, रेड और येलो का अगर हम क्रॉस करेंगे तो जो हमें मिलेंगे, यहाँ पे कैसा हो रहा है, ये हेट्रोजाइगस प्लांट पेरेंट है, ठीक है ना, और ये रिसेसिव पेरेंट है। तो यहाँ पे हमें जो रेशो मिलता था 1:1 का रिसेसिव, आप इसका क्रॉस भी करोगे तो 1:1 ही रेशो आएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आपको दो ही टाइप के प्लांट मिलेंगे जब आप इसका क्रॉस करोगे, रेड और टोल, येलो और शॉर्ट, ठीक है ना। 50% आपको रेड और टोल मिलेंगे, 50% आपको येलो और शॉर्ट मिलेंगे। मोनो हाइब्रिड से समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को एक बार। और अगर आपको इसको और डिटेल में देखो, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी,
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। यहाँ पे क्रॉस किसके बीच में हुआ है, स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। आप इसके गैमेट्स बनाओ, यहाँ पर गैमेट्स यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ पर तो कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे मैं गैमेट्स बना रही हूँ बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे आपके 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। देखो कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल आर स्मॉल टी, ये बन गए ना यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट्स। लेकिन इधर आपके कैसे गैमेट बनेंगे, देखो कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर स्मॉल टी, इसके साथ में भी स्मॉल आर स्मॉल टी, चाहे जितने कोशिश कर लो आपके गैमेट्स कैसे बनेंगे, सारे के सारे, मतलब यहाँ पर भी 4 टाइप के 4 गैमेट्स बनेंगे, बट चारों के सारे सेम बनेंगे, ठीक है ना। यानी कि कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल टी, यहाँ पे सिर्फ ये गैमेट बनेगा, एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे, यहाँ पर आपके 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, ठीक है ना। मतलब बनेंगे तो यहाँ पर भी 4 ही, लेकिन चारों कैसे हैं, सेम है बेटा, ठीक है। अब इसका पुनेट स्क्वायर बना लो आप। जब आप इसका पुनेट स्क्वायर बनाओगे तो आपको, जब आप इसका पुनेट स्क्वायर बनाओगे, सबके साथ में तो इसी टाइप का फ्यूज होगा, इसके साथ में ये भी, ठीक है ना। तो जब आप इसका पुनेट स्क्वायर बनाओगे, चाहे आप ऐसे बना लो, 1 मिनट आगे कर लोगे क्या, ये बताओ मेरे को। जब आप इसका पुनेट स्क्वायर बनाओगे तो यहाँ पे आपको 50%, अंकित बेटा मैं कौन सा मना करती हूँ बताने से, हाँ बताती तो हूँ। अच्छा मुझे अब ये बताओ, क्वेश्चन अभी तक तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं आया ऊपर, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आया अभी तक, बस एक्सप्लेनेशन आ रही है अलग अलग टाइप की। विद्युत मुझे ये बताओ कि आप इसको सोल्व कर लोगे अब पुनेट स्क्वायर बना के, और जितने भी आपके यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे, ये गैमेट्स बन गए हैं 4 टाइप के, यहाँ पे एक ही जैसे गैमेट्स बनेंगे। कहाँ क्वेश्चन लिखा है इसने लड़के ने, मेरे को तो इसका क्वेश्चन कहीं दिखा नहीं है, ठीक है ना, ये पागल बना रहा है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर अ जीन दैट हैज 2 एलील एंड शो कंप्लीट डोमिनेंस। कंसीडर अ जीन दैट हैज 2 एलील एंड शो कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना। व्हेन 2 heterozygous of this gene breed, they have a 25% chance of producing a homozygous recessive offspring. The next time they breed, what are the chances that they will once again have a homozygous recessive progeny? क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंसीडर अ जीन दैट हैज 2 एलील, 2 एलील है, एंड शो कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना, मतलब कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस कुछ नहीं है, यहाँ पर जो जीन शो कर रही है वो पूरा का पूरा कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रही है, जैसा कि हमें मेंडल ने बताया था, ठीक है ना। व्हेन टू हेट्रोजाइगोट्स ऑफ दिस जीन ब्रीड, मतलब कि हम यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी से ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी ले लो बेटा आप, हमने टॉल वाला ही सिंबल ले लिया है, ठीक है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों हेट्रोजाइगस हैं, 2 हेट्रोजाइगस हमने जीन ले ली है, ठीक है ना। अब इनका क्रॉस करवाने के बाद में क्या मिलेगा आपको, कैपिटल यहाँ पर 2 टाइप के गैमेट्स बन गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, ये भी यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना। अब इसने बोला दे हैव अ 25% चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ होमोजाइगस रिसेसिव ऑफस्प्रिंग। अब देखो यहाँ पर 25% ही होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स आए हैं ना, ये 25% है, ठीक है, मतलब कि 25% होमोजाइगस, ये 25% होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये 25% होमोजाइगस रिसेसिव एलील है, ठीक है ना, सेम आ गया ना। द नेक्स्ट टाइम दे ब्रीड what are the chance that they will once again have a homozygous recessive progeny। अगर हम इनको नेक्स्ट टाइम, अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किसको ब्रीड करने के लिए बोल रहा है, द नेक्स्ट टाइम दे ब्रीड, अब आगे किसको ब्रीड करें,
व्हाट आर द चांस दैट दे विल वंस अगेन हैव अ होमोजाइगस रिसेसिव प्रोजेनी, ताकि हमें होमोजाइगस रिसेसिव प्रोजेनी मिले। कंप्लीट डोमिनेंस तो कैपिटल टी ये भी ले सकते हैं बेटा, कंप्लीट डोमिनेंस, लेकिन इसे बोल दिया ना, कंसीडर अ जीन दैट हैज टू एलील एंड शो कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना, दो एलील हैं जो कि कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रही हैं व्हेन टू हेट्रोजाइगस, ठीक है ना, टू हेट्रोजाइगस ऑफ दिस जीन ब्रीड, यहाँ पर जो कंप्लीट डोमिनेंस ये शो कर रही है, मतलब ये जीन ऐसी हैं जो कंप्लीट डोमिनेंस शो करती हैं, मतलब यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि हम जो कैपिटल टी है, अगर हमें हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी कोई जीन है, मतलब कि कैपिटल टी और स्मॉल टी भी है, तो यहाँ पर ये कैसी होगी, टोल ही होंगे, कंप्लीट डोमिनेंस ही शो कर रही है, ठीक है ना, टोल ही प्लांट होंगे ये, ठीक है। इसने ये क्लियर किया है कि यहाँ पर किसी भी टाइप का इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस नहीं है, इसने ये बोला है यहाँ पर, ठीक है ना। और अब इसने आगे एक्सपेरिमेंट में क्या बोला कि व्हेन टू हेट्रोजाइगोट्स ऑफ दिस जीन ब्रीड, अब इसने दो जो ब्रीड करवाई है, ब्रीडिंग हुई है, मीटिंग हुई है, वो क्रॉस हुआ इनमें, तो वो हेट्रोजाइगस एलील के बीच में, हेट्रोजाइगस जीन के बीच में हुआ, ठीक है ना। तो हमने दो हेट्रोजाइगस ले लिए ना, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसके बाद में इसने बोला है कि जब दो हेट्रोजाइगस जीन्स उसने ली हैं और क्रॉस करवाया उनके बीच में, तो उसे 25% मिल रहे हैं रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स मिल रहे हैं 25%। क्लियर है यहाँ तक? बट अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, द नेक्स्ट टाइम दे ब्रीड, अब इन्हीं को हेट्रोजाइगस एलील को ही ब्रीड करवाना है या फिर जो रिसेसिव एलील्स मिले हैं उनको ब्रीड करवाना है, ये चीज क्लियर नहीं हो रही है। द नेक्स्ट टाइम दे ब्रीड, व्हाट आर द चांसेस दैट दे विल वंस अगेन हैव अ होमोजाइगस रिसेसिव प्रोजेनी, अगर जो यही वाले मिले हैं, अगर हम इन्हीं को ब्रीड करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं स्मॉल टी के बीच में ही, तो फिर तो 100% आपको रिसेसिव ही मिलेंगे, ठीक है। और अगर इसमें बोल रहे हैं तो यहाँ पर फिर 25% ही मिलेंगे सेम, अगर दोबारा से भी 25% ही मिलेंगे, चाहे जितनी बार कर ले। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार मेरे को बताओ, जो बच्चे लाइव हैं अभी, मेरे को बताओ क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से आपको। बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, संकित को किस चीज का आंसर चाहिए, किसी को इसका क्वेश्चन दिखा, इसने क्या क्वेश्चन पूछा है, जो बच्चे लाइव हैं, अंकित का क्वेश्चन दिखा आपको अभी तक किसी को? मुझे ऊपर कहीं भी आपका क्वेश्चन नहीं दिखा कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है। परसों जो लाइव क्लास थी उसमें आपने थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया का डिफरेंस पूछा था, उनमें क्या डिफरेंस है, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो स्पेशली बनाई थी, और मुझे नहीं पता वो आपने देखी भी है या नहीं देखी। अच्छा विद्युत समझ में नहीं आया है क्वेश्चन, नहीं समझ आया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया, ये एक बार फिर से देखो। देखो बेटा, इसने इसने बोला है कि जिस जीन की ये बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो उसके दो एलील्स हैं, ठीक है ना, मतलब कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, दो एलील है, मल्टी एलील नहीं है, दो ही एलील है, ठीक है ना, और वो कंप्लीट डोमिनेंस शो करती हैं, ठीक है ना, कंप्लीट डोमिनेंस शो करती है, जिस एलील की हम बात कर रहे हैं वहां पे हमें डोमिनेंस देखने को मिलेगा, जो शो कंप्लीट डोमिनेंस शो करती है, ठीक है ना। एक तो मेरे को बड़ा इरिटेट कर रहा है बच्चा, कुछ क्वेश्चन भी नहीं है इसका, और पता नहीं मैसेज क्या क्या मैसेज भेज रहा है। दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में पूछा बेटा, एक ऐसी जीन है जिसके दो एलील हैं और वो कंप्लीट डोमिनेंस शो करती है, जैसे कि मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, उन्होंने जो 7 कैरेक्टर्स किए थे, ठीक है ना, और उन 7 कैरेक्टर्स को जितनी भी जीन स्कोर कर रही थी वो सारी की सारी कंप्लीट डोमिनेंस ही शो कर रही थी, ठीक है ना। तभी तो जब उसने टोल प्लांट के लिए लिया, ठीक है ना, चलो मैं टोल भी नहीं लेती, मैं यहाँ पर कुछ और ही ले लेती हूँ, सपोज करो मैं एक बी जीन ले लेती हूँ, ठीक है ना, एक बी जीन ले लेती हूँ, ठीक है, उसके दो एलील हैं, एक कैपिटल बी हो गया, एक स्मॉल बी हो गया, दो हो गए ना, एक कैपिटल बी हो गया और एक स्मॉल बी हो गया, ठीक है ना, दो जीन है, दो एलील है इसके, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव एलील है इसका, ठीक है ना, लेकिन ये कंप्लीट डोमिनेंस शो करती है, मतलब कि अगर सिंगल एलील भी प्रेजेंट होगा तो भी हमें जो ट्रेट कैरेक्टर दिखाई देगा, ट्रेट दिखाई देगा, वो डोमिनेंट वाला ही दिखाई देगा, ठीक है ना, ये वाली एक्सप्रेस करेगी, यही खुद को एक्सप्रेस करेगी। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब इसने बोला है कि अब यहाँ पे इसने एक एक्सपेरिमेंट लगाया है, व्हेन टू हेट्रोजाइगस ऑफ दिस जीन ब्रीड, अब इसने दो हेट्रोजाइगस, यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकते हैं हेट्रोजाइगस, कैपिटल बी स्मॉल बी, यही हेट्रोजाइगस हो सकते हैं, ठीक है ना, इनके बीच में इसने ब्रीडिंग करवाई। अब जब इसने इनके बीच में ब्रीडिंग करवाई तो आपको यहाँ पर जो F1 मिलेगी बेटा, वो क्या मिलेगी, यहाँ पर आपको F1 क्या मिलेगी, बिल्कुल सेम वैसे ही मिलेगी ना जैसे हम उसका एक्सपेरिमेंट करते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, कैपिटल बी, मैंने यहाँ पे बी ले लिया, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। अब जो यहाँ पर भी दो टाइप के गैमेट बने, कैपिटल बी और स्मॉल बी, इधर भी दो टाइप के गैमेट बने, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है ना। अब जो प्रोजेनी मिलेगी, अब हमें F1 यहाँ पर क्या मिलेगी, एक तो हमें मिल जाएंगे कैपिटल बी, ठीक है ना, दूसरे हमें मिल जाएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, तीसरे हमें क्या मिलेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है ना, एक बी ये और कैपिटल बी ये,
और फोर्थ नंबर पे हमें मिल जाएंगे स्मॉल बी और स्मॉल बी। अब आप यहाँ पर देखो कि आपको 25% तो रिसेसिव होमोजाइगस मिल रहे हैं, ठीक है ना, 25% आपको डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन मिल रही है और 50% आपको ये मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसने क्वेश्चन में क्या दिया था बेटा, इसने क्वेश्चन में यही बोला कि जब इसने दो हेट्रोजाइगस जीन को ब्रीड करवाया ना, तो दे हैव अ 25% चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ होमोजाइगस रिसेसिव ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना चांस है, 25% चांस है आपको, जो कि आपको होमोजाइगस रिसेसिव ऑफस्प्रिंग मिलेगी। अंशुमन, राधे राधे मैम, बड़े दिनों बाद दिखा है मेरे को अंशुमन आज। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ये बात समझ में आ रही है क्या विद्युत? 25%। आप इसने बोला कि नेक्स्ट टाइम दे ब्रीड, नेक्स्ट टाइम दोबारा से फिर से वो ब्रीड करवा रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट आर द चांस दैट दे विल वंस अगेन हैव अ होमोजाइगस रिसेसिव। बेटा चाहे जितनी बार आप इसको ब्रीड करवा लो, चाहे जितनी बार, ठीक है ना, आपको 25% ही मिलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है ना, आपको 25% ही मिलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? अच्छा, क्या हो गया था अंशुमन, हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गए बेटा? मैं तो सोच रही थी जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी लाइव, तो अंशुमन फर्स्ट पहले दिन अंशुमन था मेरी लाइव क्लास में, और मैंने गायब हो गया लड़का। चलो यहां तक चीजें क्लियर हुई क्या? हाँ, हार्ट का ऑपरेशन, हार्ट में क्या हो गया था, क्या प्रॉब्लम हो गई थी बेटा? अभी ठीक हो? विद्युत क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आगे किसको ब्रीड करवानी है, ठीक है, बिल्कुल इसने एग्जैक्ट में मेंशन नहीं किया बेटा, लेकिन फिर भी मतलब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट टाइम, इसने नेक्स्ट जनरेशन की ऐसे बात नहीं की, इसने बोला कि नेक्स्ट टाइम दे ब्रीड, फिर से वही जीन शायद ब्रीड करनी है, ठीक है। और वंस दोबारा से कितना चांस होगा आने का, रिसेसिव आने का कितना चांस होगा, होमोजाइगस रिसेसिव आने का कितना चांस होगा, ठीक है ना, तो वो 25% ही रहेगा, ठीक है। और जो इसका आंसर है बुकलेट में वो भी 25% ही दे रहा है, तो मतलब हम, मैं यही मान रही हूँ कि इसने उसी को दोबारा से फिर से उसी को ब्रीड करवाने की बात की है। चलो बेटा अब ठीक हो ना, कोई नहीं, बैकलॉग भी धीरे धीरे कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ठीक होने चाहिए, पहले तो जान है, बाकी सारी चीजें बाद में है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, इन द F2 जनरेशन, इन द F2 जनरेशन ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन राउंड सीड एंड येलो राउंड सीड एंड ग्रीन रिंकल सीड पी प्लांट, 17 out of 254 pea seeds were green and wrinkled, other seeds were yellow and round. Green and round, yellow and wrinkled, what do these results indicates? Crossing over has occurred, green and wrinkled are both recessive characters, the alleles for green and wrinkled are linked, the alleles for green is recessive but not the allele for wrinkled. क्या इसका आंसर बताओ मेरे को, क्या होगा इसका आंसर? अंशुमन का तो आंसर आ भी गया कि इसका आंसर डी होगा, ठीक है ना, कैसे बता दिया तूने इसका आंसर डी होगा। ओहो, फाइनली अंकित का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ये भी नहीं दिखा होगा, ये दिख गया मुझे बेटा, दिख गया है मेरे को, ठीक है ना। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, बता दो इसको, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। इस सबसे पहले तो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होती है, मोनोसोमी होती है, ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है ना, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में ट्राइसोमी हो जाती है, इसका आंसर कर देते हैं, वरना ये भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी यानी कि जो मेल होते हैं, जो मेल होते हैं यानी कि एक्स वाई क्रोमोसोम है, इनके पास में एक एक्स और ऐड हो जाता है, ठीक है ना, एक और एक्स यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 2n+1, 2n+1 टोटल 46 होते हैं, यहाँ पे हमारे 47 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है ना, यही होता है क्लीनफेल्टर में। व्हाट इज ट्राइसोमी? ट्राइसोमी बेटा एक एन्यूप्लॉइडी है, ठीक है ना, मतलब हम जब क्रोमोसोमल एब्रिविएशन पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि कई बार सेल डिवीजन के टाइम पर कई बार जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कम या ज्यादा हो जाते हैं, या फिर कई बार क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, ठीक है ना, जिसको स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है या फिर नंबर में चेंज आ जाता है। तो जब नंबर में चेंज आता है तो वहां पर दो टाइप की चीजें होती हैं, एक एन्यूप्लॉइडी होती है और एक यूप्लॉइडी होती है। आपके सिलेबस में एन्यूप्लॉइडी में ट्राइसोमी और मोनोसोमी के एग्जांपल है, और यूप्लॉइडी में पॉलीप्लॉइडी के एग्जांपल्स हैं, पॉलीप्लॉइडी है, ठीक है। चलो जब एक एक्स क्रोमोसोम आता है तो उस मेल के अंदर कुछ कुछ फीमेल्स के कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दिया था अंशुमन ने, 5 का आंसर कर दिया था, कुछ भी बोल देता है अंशुमन ना, बस आंसर करना होता है, ठीक है।
अंकित आपने नहीं लिखा था पहले बेटा, अभी दिखा है मुझे आपका क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ वो आपको नहीं दिख रहे ना, जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ वो नहीं दिख रहे ना आपको, उन्हें सोल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, F2 जनरेशन के अंदर डाइहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है ना। क्रॉस बिटवीन किसके बीच में क्रॉस हुआ है, येलो येलो राउंड सीड, यानी कि येलो सीड है, येलो एंड राउंड सीड है, ठीक है ना, और दूसरे ग्रीन और रिंकल्ड सीड है, ग्रीन और रिंकल सीड है, इनके बीच में क्रॉस हुआ है, ठीक है ना। तो क्रॉस होने के बाद में क्या मिल रहा है, कितने थे यहाँ पे 254 पी सीड्स हैं, उनमें से 17 आउट ऑफ 254 पी सीड्स वर ग्रीन एंड रिंकल्ड, ये हमें मिले हैं ग्रीन एंड रिंकल्ड, ठीक है ना, मतलब कि ये रिसेसिव है, यहाँ पे रिसेसिव है, ठीक है। ग्रीन एंड रिंकल्ड आर बोथ रिसेसिव कैरेक्टर, तो सेकंड इसका आंसर है बेटा, इस क्वेश्चन का आपका सेकंड आंसर होगा। देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को देखो, फिफ्थ का डी नहीं होगा कोई, अंशुमन को बड़ा सिंपैथी आ जाती है सबके ऊपर। देखना क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है क्या, किसी को प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को प्रॉब्लम है क्या बेटा? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है आपका, ठीक है ना, और रिंकल्ड और ग्रीन का इसने पूछा है, 17 मिलते हैं, अगर आप इसका वो रेशियो निकालोगे तो ये आपको 9:3:3:1 में आता है, तो 17 आपको 1% 1 के हिसाब से आपको पता चल जाएगी, अच्छा ये उसी रेशियो में आ रहे हैं, ठीक है। और ग्रीन और रिंकल्ड बोथ ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। क्लियर है क्या, किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? चलो विद्युत बेटा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है, अभी हमने किया था ना एक और क्वेश्चन, अभी अभी हमने विद्युत अभी हमने क्वेश्चन किया था ऊपर जिसमें हम कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है ना, ऊपर क्वेश्चन किया था जिसमें हम कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है ना, तो यहाँ पे 17 दिया है, 1/16 मल्टीप्लाई 254, बताना कितना आएगा, 17 ही आएगा क्या? देखो 9:3:3:1 नहीं, जो कितने वहां पे कितने टोटल प्लांट कितने दे रखे थे, 2560 प्रोजेनी दे रखी थी, उसमें से हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है ना, इसने कैलकुलेट करके दे दिया हमें 17, 254 में से 17 हमें रिंकल्ड और ग्रीन मिले, रिंकल्ड और ग्रीन मिले हमें 17, ठीक है ना, तो मतलब 17 यानी कि सेम वैसे ही, पता नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उधर रेशो कितना आता है 18 आ रहा है, इसको डिवाइड करके 18 आ रहा है, हाँ तो बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, 18 17 मतलब हम मान सकते हैं पास में है बिल्कुल, ठीक है। जैसे यहाँ पे राउंड एंड येलो एंड राउंड कितने आएंगे, राउंड एंड येलो कितने आएंगे, 18 आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 17 के पास ही आ रहा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मनी गेमिंग। 9/16 मल्टीप्लाई 254, यहाँ पे राउंड एंड येलो आ जाएंगे इतने, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे रिंकल्ड और ग्रीन की बात की थी और 17 आए हैं, तो मतलब वो जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था मेंडल का उसी को बिल्कुल फॉलो कर रही है ये चीज, ठीक है ना, और ये 17 इसलिए आए हैं क्योंकि 9:3:3:1 का रेशो आता है, तो 1 हमें इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो दोनों रिसेसिव होते हैं, यहाँ पे ये दोनों कैरेक्टर रिसेसिव है, इसलिए यहाँ पे आप हमें 17 मिले, ठीक है। क्लियर है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है क्या? चलो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस का टाइम तो अंकित ने वेस्ट करवाया आज। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे, ठीक है। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा, व्हाई इज द एलील फॉर रिंकल्ड सीड शेप, रिंकल सीड शेप का एलील है, रिंकल जो सीड शेप का जो रिंकल सीड शेप होती है, ठीक है ना, इन गार्डन भी कंसीडर रिसेसिव, उस ट्रेट को हम कैसा मानते हैं कि ये एक रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है ना, जो एलील इसको कोड कर रही है वो रिसेसिव एलील है, तो इसको आप कैसे कंसीडर करोगे कि हाँ ये रिसेसिव ट्रेट है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इट रिसीड्स इन द F2 जनरेशन व्हेन होमोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस्ड, जब हम होमोजाइगस पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं तो हमें F2 जनरेशन में देखने को मिलता है रिसेसिव जो ट्रेट होता है, हाँ कुछ हद तक हम इस बात को सही मान सकते हैं, बट आप दूसरी स्टेटमेंट देखो बेटा, द ट्रेट एसोसिएटेड विद द एलील इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगोट्स, मतलब कि ये यहाँ पर बिल्कुल इसकी एप्रोप्रिएट आंसर है कि इसने बोला है कि अगर ट्रेट किस कंडीशन में है, हेट्रोजाइगोट्स में है, ठीक है ना, हेट्रोजाइगोट कंडीशन मतलब कि अगर हम रिंकल्ड सीड शेप की बात कर रहे हैं तो स्मॉल आर, कैपिटल आर और
राउंड के लिए होता है और स्मॉल आर, ठीक है ना। तो ये आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको राउंड सीड शेप देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब ये एलील खुद को एक्सप्रेस नहीं करता, इसलिए हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये एक रिसेसिव एलील है, ठीक है। थर्ड है, बाकी स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपका आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एलील्स फाउंड इन हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी डोमिनेंट और रिसेसिव। व्हाई? मतलब जब हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म है तो वहां पर हम डोमिनेंट और रिसेसिव को कंसीडर नहीं करते हैं। तो ऐसा क्या है कि वहां पर हम डोमिनेंट और रिसेसिव कंसीडर नहीं कर रहे हैं? देखो बेटा, जब सेल हैप्लोइड है, हमारी जो बॉडी होती है वो 2n यानी कि डिप्लॉइड है, ठीक है। डिप्लॉइड का मतलब है कि एक पोजीशन पर हमारे दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हैप्लोइड कंडीशन कैसी बनती है कि यहाँ पर सिर्फ एक पोजीशन पर एक ही क्रोमोसोम है। जब एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वहां पर डोमिनेंट और रिसेसिव का केस ही नहीं बनेगा। जो जीन प्रेजेंट होगी वही खुद को एक्सप्रेस करेगी, ठीक है ना। डोमिनेंस एंड, क्योंकि ये एक दूसरे के इंटरेक्शन की वजह से होता है, ठीक है ना। जब दो जीन एक साथ में आती हैं, जैसे कि कैपिटल टी और एक कैपिटल टी है एक क्रोमोसोम पे और दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल टी है, तो ये एक दूसरे के इंटरेक्शन के साथ में यहाँ पर सिर्फ जो एक्सप्रेस होता है तो वो खुद को कैपिटल टी ही खुद को एक्सप्रेस करती है, ये वाला एक्सप्रेस नहीं हो पाता, ठीक है ना। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब स्मॉल टी आता है तो ये खुद को एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना। जब यहाँ पर सिंगल जीन ही प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर तो केवल एक एलील प्रेजेंट होगी, तो वहाँ पर हम डोमिनेंट और रिसेसिव का कोई केस बना ही नहीं सकते, ठीक है ना। देखो, डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस डिस्क्राइब इंटरेक्शन बिटवीन टू एलील्स ऑफ द सेम जीन इन द सेम इंडिविजुअल। डोमिनेंस और रिसेसिवनेस हम किस बिहाफ पे बताते हैं? उन दोनों के इंटरेक्शन के बिहाफ पे बताते हैं। दोनों एलील्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करके अपने आप को एक्सप्रेस करती है, उसके बिहाफ पे हम डोमिनेंट और रिसेसिव का ये क्या बोलेंगे हम पॉइंट रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, बिकॉज ओनली वन एलील इज प्रेजेंट, एलील इन हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म आर ऑलवेज डोमिनेंट। तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव वाला वो बात नहीं आ रही, क्योंकि एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम पे एक ही एलील प्रेजेंट होगी, ठीक है। एलील इन हैप्लोइड इंडिविजुअल आर ट्रांसमिटेड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं। मोस्ट हैप्लोइड इंडिविजुअल्स आर बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से यहाँ पे 1 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज सेड दैट मेंडल प्रपोज्ड दैट द फैक्टर कंट्रोलिंग एनी कैरेक्टर इज डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट। जो फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं तो वो कैसे हैं? डिस्क्रीट है। मेंडल ने बताया था कि फैक्टर क्या होते हैं, जीन को ही उसने फैक्टर बोला था, उन्होंने बताया था कि डिस्क्रीट और इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो ये किसके बाद बताया था मेंडल ने, जो इस लॉ को जब प्रपोज किया था, जब उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, तो उसके बाद उन्हें ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, रिजल्ट्स ऑफ F1 जनरेशन ऑफ अ क्रॉस, ऑब्जर्वेशन दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ क्रॉस मेड बिटवीन द प्लांट्स हैविंग टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स शोज ओनली वन कैरेक्टर विदाउट एनी ब्लेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि इसने एक तो कैरेक्टर इज डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमने दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को एक साथ स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, टू जीन्स ए एंड बी आर लिंक्ड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बात बोली इसने? दो जीन है ए और बी और दोनों लिंक्ड हैं, लिंक जीन है, ठीक है ना। यानी कि जो लिंक्ड है तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे, ठीक है ना, एक साथ जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग दीज टू जीन्स द F1 हेटेरोजाइगोट इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंटल टाइप। होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंटल टाइप यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे टेस्ट क्रॉस हो रहा है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस हो रहा है यहाँ पर, और टेस्ट क्रॉस का आपको याद रखना है, वैसे आप सोल्व करोगे तो भी, लेकिन आपको याद भी रहना चाहिए कि टेस्ट क्रॉस का आपका जब भी रेशियो आता है तो वह 1:1 आता है, अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, और अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो 1:1:1:1 आ जाता है, ठीक है। बट अब यहाँ पे भी डाई हाइब्रिड क्रॉस ले रखा है, लेकिन इसे क्या बोल दिया बेटा? जीन ए एंड जीन बी ये दोनों जीन लिंक्ड हैं, ठीक है ना। लिंक होने की वजह से यहाँ पर जो आपका रेशियो आएगा वो आएगा 1:1, ठीक है। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इज अ कंडीशन ऑफ। ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस में हमें दो चीजें देखने को मिलती है। जब हम ब्लड ग्रुप के इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप में बेटा हमें दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो क्या? कोडोमिनेंस, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी, जो ए और बी दोनों एक साथ में खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों जीन आ रहे हैं, दोनों खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ए बी और बी भी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोडोमिनेंस का केस बनता है। दूसरा यहाँ पर मल्टीपल एलिलिज्म का केस बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो जीन आई है उसकी तीन फॉर्म है, ठीक है ना, आई ए और आई बी और स्मॉल आई, ठीक है ना। ये तीन एलील्स हैं यहाँ पर ब्लड ग्रुप की, तो यहाँ पर मल्टीपल एलिलिज्म और कोडोमिनेंस का केस बनता है। तो आपका ए एंड सी, ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड डोमिनेंस, ए एंड सी इसमें आंसर ही नहीं है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म ही है। जरूर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रखी है बेटा, हो सकता है कि यहाँ पे ए हो, मेरे से ही टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दो ही ऑप्शन करेक्ट है, एक को डोमिनेंस और दूसरा मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। ओके, डोमिनेंस भी शो करता है, बिल्कुल एक बिल्कुल सही बात है बेटा, डोमिनेंस भी शो करता है। डोमिनेंस क्योंकि जो बाकी ब्लड ग्रुप है, अगर हम बात करें ए बी एक साथ ना आए, अगर आई ए और आई जी ना जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर फिर डोमिनेंस भी शो करता है, ठीक है ना। तो ये डी भी करेक्ट है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए सी एंड डी, ए सी एंड डी। तो आपका सेकंड आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? समझ में आई? देखो मैं भी माइंड से स्किप हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा, अ मैन इन मैन द ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोलिंग बाय अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल एलील्स। जैसे कि आप जानते हैं मल्टीपल एलील्स होते हैं यहाँ पर ब्लड ग्रुप में। अ मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमेन ऑफ ब्लड ग्रुप बी, ठीक है ना। यानी कि जो मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है ना, मदर का ब्लड ग्रुप ए है, और जो फादर है उनका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है ना।
एंड दे हैव वन चाइल्ड, उनका एक बच्चा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चाइल्ड ब्लड इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चा होगा, बच्चे का क्या ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, ठीक है ना। देखो ब्लड ग्रुप ए होने की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, जो मदर का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, हो सकता है मदर का जो जीनोटाइप हो वो आई ए और स्मॉल आई हो, ये भी हो सकता है बेटा, और मदर का जीनोटाइप हो सकता है आई ए और आई ए ही हो, ये भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी में आपको ब्लड ग्रुप ए देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही फादर का मैं इधर लिख रही हूँ, तो यहाँ पे आई बी और आई भी हो सकता है, और आई बी और आई बी, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो इस केस में अब हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता ना कि मदर का ये वाला जीनोटाइप है या ये वाला जीनोटाइप है, सेम ऐसे ही फादर का ये है या फिर ये है, हमें नहीं पता। ठीक है ना, तो इसीलिए हम मान के चल सकते हैं कि जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप हमें ए बी देखने को मिल सकता है, इन जीनोटाइप से सारे जीनोटाइप को कंसीडर करेंगे। बच्चे का ब्लड ग्रुप बी भी देखने को मिल सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये वाला जीनोटाइप होगा मदर और फादर का हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो यहाँ पर उसका ब्लड ग्रुप हमें ओ भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो आपका फोर्थ आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा है कि एक रेड फ्लावर प्लांट है, ठीक है, क्रॉस विद अ व्हाइट फ्लावर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज प्रोड्यूस्ड F1 प्लांट्स विद ऑल पिंक फ्लावर। ठीक है ना, कौन सी बात हो रही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है। रेड फ्लावर था, है ना, रेड का किसके साथ में क्रॉस हुआ है, व्हाइट के साथ में, रेड का व्हाइट के साथ में क्रॉस हुआ है, और जो हमें F1 मिली है उस F1 में सारे के सारे कैसे मिले, पिंक फ्लावर मिले हैं। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर क्या केस बन रहा है आपका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको यहीं से पता चल गया। लेकिन उसके बाद में इसने कुछ और ऑब्जर्वेशन भी दिए हैं, सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1, अगर हम F1 की सेल्फ पोलिनेशन करते हैं तो आपको जो प्लांट्स मिलते हैं, यानी कि 39 आपको रेड मिले, 78 पिंक मिले और 39 फिर से आपको व्हाइट फ्लावर मिले। ठीक है ना, तो इससे भी हम अब 100% श्योर हो गए हैं कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही है, क्योंकि आप इनको देखोगे ना तो ये 1:2:1 के रेशियो में मिल रहे हैं। ठीक है ना, 1:2:1 का रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, अ गर्ल हैज ब्लड ग्रुप ए, ठीक है ना, एंड ब्रदर हैज ब्लड ग्रुप बी, दो बच्चे हैं, लड़की का ब्लड ग्रुप ए है और बेटे का ब्लड ग्रुप बी है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप कैन नॉट बिलोंग टू देयर पेरेंट्स, यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं मदर के और फादर के, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो बच्चे का जो बेटी है, मतलब बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है वो ए, और एक का ए है और दूसरे का बी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप पहले वाले कॉम्बिनेशन को देखो, पहले वाले कॉम्बिनेशन में क्या है, मदर का आई ए और ओ है, ठीक है, और फादर का आई बी और ओ है। ठीक है ना, आप इस तरीके से आप इसको मान सकते हो, आई ओ, ओके एक मिनट बेटा, आई ओ, आई आई ओ, इन्होंने इस तरीके से दिया है, मतलब चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेगी, यानी कि जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो आई ए और आई बी भी हो सकता है। चलो ब्लड ग्रुप ही लिख लेते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट ब्लड ग्रुप ही लिख लेते हैं, यानी कि ए बी हो सकता है ब्लड ग्रुप, और ए बी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में इससे बी हो सकता है और इससे ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ क्लियर है, मतलब ए और बी बच्चों का है तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड केस है, अगर आप सेकंड केस को देख रहे हो तो मतलब यहाँ पे ए और बी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो आपको हमेशा कैसा मिलेगा, ए बी ही मिलेगा, सभी में कैसा मिलेगा बेटा, ए बी ही मिलेगा। ठीक है ना, आपको अकेला ए नहीं मिलेगा। ठीक है, जितने बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप ए बी ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीनोटाइप नहीं हो सकता है वो आपका सेकंड होगा। ठीक है ना, सेकंड वाला आपका जीनोटाइप नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या, बाकी आप ए और बी ओ को भी करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड, इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इफ देयर इज कंप्लीट लिंकेज बिटवीन टू जीन के बीच में कंप्लीट लिंकेज है, देन द F2 जनरेशन देयर विल बी प्रोजेनी। F2 जनरेशन की प्रोजेनी कैसी होगी, लिंकेज यहाँ पे लिंक रहे, यानी कि जो दो जीन है वो उनमें कंप्लीट लिंकेज शो हो रहा है, तो जो F2 जनरेशन होगी बेटा वहां पर हमें सारे कैसे दिखाई देंगे, पेरेंटल टाइप्स एंड रिकॉम्बिनेशन अपीयर इन इक्वल रेशियो, तो नहीं ओनली पेरेंटल टाइप्स, रिकॉम्बिनेशन आर मोर देन पेरेंटल टाइप्स आर लेस देन रिकॉम्बिनेंट्स, तो सारे के सारे पेरेंटल टाइप्स आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। सारे के सारे हमें कैसे दिखाई देंगे, पेरेंटल टाइप्स ही दिखाई देंगे, क्योंकि कंप्लीट लिंकेज इन्होंने दिया, यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज हुआ है, उसकी वजह से आपको रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं पाएगा, तो पेरेंटल टाइप्स ही देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रासहोपर ह्यूमंस ड्रोसोफिला इज सिमिलर बिकॉज, ग्रासहोपर में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है यहाँ पर फीमेल होती है XX और मेल होता है X0। ह्यूमन के अंदर जैसा कि आप जानते हैं फीमेल होती है XX और मेल होता है XY, और सेम ड्रोसोफिला में बेटा फीमेल XX और मेल XY। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या कॉमन है, फीमेल सबकी कॉमन है। ठीक है ना, फीमेल सबकी कॉमन है, फीमेल्स आर हेमीजाइगस, हेमीजाइगस नहीं होती फीमेल, मेल्स हैव 1X क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव 2X क्रोमोसोम। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखोगे मेल के पास में एक X क्रोमोसोम तीनों में है। ठीक है ना, चाहे ग्रासहोपर हो, ह्यूमन हो, ड्रोसोफिला हो, सभी में एक X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और फीमेल के अंदर आपको 2X क्रोमोसोम दिख रहे हैं, तो इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, अ वुमन विद 2 जीन्स, वन ऑफ हीमोफीलिया एंड वन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। 2 जीन्स है, वन ऑफ हीमोफीलिया और वन ऑफ, अ वुमन विद 2 जीन, वन ऑफ हीमोफीलिया एंड वन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस ऑन वन ऑफ इट्स X क्रोमोसोम, मतलब जो X फीमेल के पास में 2X क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन किसी एक X क्रोमोसोम पर ही, एक X क्रोमोसोम पर ही दोनों डिजीज के जीन्स प्रेजेंट है, हीमोफीलिया के भी और ब्लाइंडनेस के भी, कलर ब्लाइंडनेस के भी। ठीक है ना, लेकिन जो इसकी शादी होती है वो एक नॉर्मल मेल से हो जाती है। ठीक है ना, द प्रोजेनी विल बी,
हीमोफीलिया और एक्स कलर ब्लाइंडनेस बेटा कैसी डिजीज है, एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक है ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो मदर है, मदर से जीन किसमें जाएगी, मदर से जीन सन के अंदर जाएगी, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर सन अफेक्टेड होंगे, ठीक है ना, और सारे सन अफेक्टेड नहीं होंगे क्योंकि एक्स क्रोमोसोम, केवल एक एक्स क्रोमोसोम ही डिफेक्टेड है, उसी के जीन में म्यूटेशन हुआ है, उसी एक्स क्रोमोसोम, एक ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आपको हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों जीन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर आपको 50% जो बच्चे होंगे वो हीमोफीलिक और कलर ब्लाइंड देखने को मिलेंगे, और 50% बेटे उसके नॉर्मल होंगे, 50% सन के अंदर दोनों डिजीज देखने को मिलेगी, हीमोफीलिया भी और कलर ब्लाइंडनेस भी, और 50% नॉर्मल होगी, ठीक है ना। तो आपका आंसर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, इफ अ जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फिनोटिपिकली नॉर्मल, मतलब वो कैरियर है, जो कैरियर होती हैं, जो कैरियर फीमेल होती हैं वो वैसे नॉर्मल होती हैं, उनमें वो जीन एक्सप्रेस हुआ ही नहीं है, टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, जैसे कि हमने पिछला केस ही पढ़ा है, वो मेल प्रोजेनी में उसको ट्रांसफर करती है। द डिजीज इज कैसी होती है, वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है, ठीक है ना। जो कैरियर फीमेल होती है, जो कैरियर फीमेल होती है वो अपने इस एक्स क्रोमोसोम को बेटा, क्योंकि फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो लड़के के अंदर जाता है, मेल के अंदर जाता है, ठीक है ना, और जो मेल का एक्स क्रोमोसोम होता है वो उसकी लड़की के अंदर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो फीमेल है, फीमेल से वो डिजीज उसके किसको जाएगी, सन को जाएगी, ठीक है ना, फीमेल से सन को जाएगी, क्योंकि अगर डॉटर में जाएगी तो डॉटर में तो बेटा एक इधर से भी आ जाएगा, एक एक्स अगर डॉटर में जाता है तो एक वाई, तो वो तो डॉटर तो हमेशा कैरियर ही रहेगी, ठीक है ना। डॉटर कैसी रहेगी, डॉटर तो कैरियर ही रहेगी यहाँ पर भी, ठीक है, ओनली मेल प्रोजेनी बट कैरियर फीमेल्स टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, द डिजीज इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। A genetic disease is transferred from a phenotypically normal but carrier female to only some of the male progeny, some of the male progeny, सारे मेल्स के अंदर तो नहीं जाएगी, कुछ मेल्स के अंदर जाएंगे, क्योंकि चांस की बात है, कुछ मेल के अंदर ये वाला एक्स क्रोमोसोम चला गया, कुछ मेल्स के अंदर ये वाला एक्स क्रोमोसोम चला गया, ठीक है ना, चांस की बात है। तो कुछ लड़कों में जाएगी जो अफेक्टेड होंगे, जिनके अंदर ये वाला एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर्स, क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों पेयर में होते हैं, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, नहीं प्रोवाइड कर पाए थे। इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, जो कि इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट में होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद में डिस्टेंटली लोकेटेड जीन्स असोर्ट टुगेदर, डिस्टेंटली लोकेटेड जीन्स एक साथ असोर्ट नहीं होती, जो क्लोजली लिंक्ड होती हैं, जो क्लोजली असोर्ट टुगेदर, इंडिपेंडेंटली असोर्ट, डिस्टेंटली लोकेटेड जीन असोर्ट टुगेदर। इन्होंने बोला कि बेटा जो दूर दूर जीन्स हैं वो भी एक साथ मूव करती हैं, लेकिन नहीं, इन जो डिस्टेंट लोकेटेड जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट करती हैं, टुगेदर असोर्ट नहीं करती, ठीक है। तो इसका आंसर आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, यहाँ पर आपकी फोर्थ स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। The probability of homozygous dwarf progeny formed in a cross, capital T capital T capital T capital T is 0। होमोजाइगस ड्वार्फ प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल अगर हम कैपिटल टी और कैपिटल टी को क्रॉस करेंगे तो होमोजाइगस ड्वार्फ प्रोजेनी 0 मिलेगी, स्टेटमेंट तो करेक्ट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस ड्वार्फ फॉर्म्ड, यहाँ से कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी से भी हमें जो होमोजाइगस ड्वार्फ यानी कि स्मॉल टी मिलने के चांस क्या है, 0 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट फॉर्म्ड इन अ क्रॉस ऑफ कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी इज 25%। हेट्रोजाइगस टोल प्लांट, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे इसने दिया कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेंगे, एक तो आपको कैपिटल टी मिलेगा, दूसरा आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, ठीक है। फिर से आपको कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 4 टाइप के मिलेंगे, ठीक है। तो इसने बोला हेट्रोजाइगस टोल प्लांट, हेट्रोजाइगस टोल प्लांट ये रहे, ठीक है ना। इनके चांस कितने हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 50%, इसने क्या दिया 25%, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, सम इंडिविजुअल्स विद ब्लड ग्रुप ए में इनहेरिट द जीन फॉर डिंपल्स, ठीक है ना। कुछ इंडिविजुअल है जिनका ब्लड ग्रुप ए है और वो डिंपल्स इनहेरिट करते हैं, जो गाल में डिंपल्स पड़ते हैं उनकी बात हो रही है। व्हाइल अदर इंडिविजुअल्स विद ब्लड ग्रुप ए में इनहेरिट जीन फॉर नो डिंपल्स, और दूसरे हैं वो उनके साथ में डिंपल्स नहीं आ रहे हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं जो ब्लड ग्रुप ए है उनका, और साथ में जो डिंपल्स की जीन है वो भी इनहेरिट हो रही है। कुछ ऐसे हैं जिनके साथ में डिंपल्स की जीन इनहेरिट नहीं हो रही है, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप ए ही है। दिस कैन बी बेस्ट बी एक्सप्लेन बाय द प्रिंसिपल ऑफ, इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली, जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि ब्लड ग्रुप ए है तो उसके साथ में डिंपल्स की जीन जाएंगी, ऐसा नहीं है। दूसरे केस में हमने देखा ब्लड ग्रुप ए है लेकिन उसके साथ डिंपल्स की जीन्स प्रेजेंट नहीं है, वो इनहेरिट नहीं हुई है, यानी कि इसका मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंटली असोर्ट कर रही है जीन्स, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करवाने थे, इससे पहले हमने पीवाईक्यूज भी डिस्कस कर लिए थे और ये क्वेश्चंस भी हो गए हैं, ठीक है। तो चलो फिर मैं आपको मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और दूसरी चीज बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। चलो फिर मिलती हूँ आपको किसी दूसरी वीडियो में, ओके बाय बाय।